नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करने वाले हैं एनटीपीसी मॉडल टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज के बारे में। बैक टू बैक आपको मिलने वाली है ये सीरीज और इसका ये है पहला सेशन। तो शुरू करते हैं उस सेशन को। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरे साथ में है राज सर। मैथमेटिक्स की जो भी प्रॉब्लम रहेगी इसमें आपके समक्ष राज सर सोल्व करवाएंगे। और जीके जीएस का पूरा पोर्शन देखने वाले हैं रंजीत सर। तो सर स्वागत है आपका और आप सभी साथियों का भी वेलकम है। दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैथ्स का है, तो वेलकम सर। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपके सामने है कि 107.03 में से क्या घटाया जाए ताकि 96.4 प्राप्त हो। यानी क्वेश्चन में यह है कि 107.03 में से क्या घटाया जाए कि आपको 96.4 मिले। यानी आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके चल जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। यानी फाइनली हो जाएगा 107.03 माइनस 96.04, 40 लिख सकते हैं इसको। अब देखो आपको ऑप्शन में से पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो 3 में से 0 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब यूनिट डिजिट 3 आएगा आपके पास। यूनिट डिजिट 3 है सभी में। उसके बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो हम क्या लेंगे 10 उधार। इधर से एक उधार लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 10 में से 4 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 63 एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कितना बता 106 में से 96 गया तो कितना बचा 10। यानी 10.63 आपका आंसर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 7 भुजाओं वाले बहुभुज को सप्तभुज कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, सप्तभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और एक क्वेश्चन रीजनिंग का, तो सीके सर करवाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए बिल्कुल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन के बाद में भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें ऑप्शन के नीचे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो उस हिसाब से ऑप्शन लगाना आपको, ये ध्यान में रखते हुए पहली जो सीरीज है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है और यहाँ 30 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क और आगे 56 है और 72 है। ये मैं दोनों के बीच में डिफरेंस देखता हूं तो यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस देखता हूं तो 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखता हूं तो 10 का है। यानी कि दो का अंतर का भी और अंतर मिल रहा है आपको। अंतर का भी क्या मिल रहा है, अंतर मिल रहा है। तो अगर मैं 10 में 2 ऐड करूंगा तो यहाँ 12 का अंतर आएगा। यानी कि 30 और 12 कितने हो गए, 42। और अगर और 2 ऐड करूंगा तो यहाँ 2 और ऐड करूंगा तो यहाँ 14 का अंतर आएगा। यानी कि 42 और 14 जोड़ू तो 56 है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो 42 होगा। 42 तो होगा, लेकिन ऑप्शन देखते हैं नीचे तो ऑप्शन के अंदर बी ऑप्शन है वो 4th नंबर पर है। तो एग्जैक्टली ये अपना आंसर होगा। ये आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, ये इस रूप में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो मेरे साथ में है रंजीत सर। तो स्वागत है सर आपका। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अपने आधुनिक इतिहास से बना हुआ क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट आया था 1919 के अंतर्गत, जो भारत के अंतर्गत जो आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलनों को दबाने के लिए। तो रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 के अंतर्गत आया था। यहाँ ए ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आपको सीके सर ने बताया कि यहाँ ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है दोस्तों। रेलवे की यही सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि फंसाने के चक्कर में रेलवे ने इस प्रकार का ये कार्यक्रम किया गया है, जो इस प्रकार की ये ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ ए है, यहाँ ए किस में आ रहे हैं, ए आ रहा है अपना 3 नंबर में। तो इसका सही आंसर होने वाला है 3 नंबर का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के बारे में आपसे सीके सर बात करेंगे। बिल्कुल, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए संजीव ने कहा। एक लड़की की ओर इशारा हो रहा है और संजीव कह रहा है कि वह लड़की मेरी यानी किसकी, संजीव की। मेरी यानी किसकी, संजीव की। तो यहाँ पर संजीव मेरी बहन के भाई, मेरी बहन संजीव के बहन के भाई, यानी वो तो भाई कौन हो गया, संजीव खुद हो गया। मेरी बहन के भाई के पिता की पुत्री है। बहन के भाई के पिता की क्या है, पुत्री है। यानी कि वो अपनी बहन के बारे में बात कर रहा है। तो लड़की किस प्रकार से राजीव से संबंधित है। तो वह लड़की है वो कौन है, बहन ही है। लड़की है वह कौन है, बहन ही है दोस्तों। तो इसका मतलब पूछा है कि लड़की किस प्रकार
संजीव से संबंधित है तो लड़की बहन होगी और बहन के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जो सी ऑप्शन है वो सेकंड में है दोस्तों, तो बहन इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 5 विद्यार्थी यथा प्रियंका, मेरी, आशा, सुनील तथा रियान एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। रियान के पहले प्रियंका खड़ी है। रियान के पहले कौन खड़ी है? प्रियंका। रियान के पहले कौन खड़ी है? प्रियंका। आप इसको सीधे क्रम में भी बना सकते हैं और ऊपर से नीचे क्रम में भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं ऊपर सीधे क्रम में बना के बता रहा हूं आपको, ध्यान देना आप। रियान के पहले कौन खड़ी है? प्रियंका खड़ी है। और यहां पर कौन आ गया? रियान आ गया। उसके आगे लिखा है कि रियान तथा आशा के बीच में सुनील खड़ा है। तो रियान और आशा के बीच में कौन खड़ा है? सुनील। तो यहाँ सुनील हो गया और यहाँ कौन हो गया? आशा। तो रियान तथा आशा के बीच में सुनील खड़ा है। सुनील तथा मेरी के बीच में रियान खड़ा है। सुनील तथा मेरी के बीच में कौन खड़ा है? रियान खड़ा है। तो पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है? पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ी है? प्रियंका। तो यहाँ डी ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन देखो 4th नंबर में है। डी ऑप्शन कौन से नंबर में है? 4th नंबर में है। तो 4th नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मैथ्स का। तो सर मैथ्स में राज सर अपने साथ में है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि ए की ऊंचाई, हाँ तो क्या हो गया? एडिट हो गया। हाँ हाँ, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, कुछ भी बोलो। चलेगा प्यारे बच्चों। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 5/8 भाग है, तो बी की ऊंचाई का ए की ऊंचाई से अनुपात क्या होगा? आपको बोला जा रहा है ए की ऊंचाई जो है वो बी की ऊंचाई का कितना है? 5/8। यानी अगर बी की ऊंचाई 8 है तो ए की ऊंचाई कितनी होगी? 5 होगी। यानी ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 5/8 है। यानी अगर इसको बी की ऊंचाई लेते हैं तो ये किसकी ऊंचाई होगी? ए की ऊंचाई होगी। यानी बी की ऊंचाई 8 है तो ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5। अब आपको बोला जा रहा है कि बी की ऊंचाई का ए की ऊंचाई से अनुपात, यानी बी का ए की ऊंचाई से अनुपात कितना होगा? 8:5 आपका आंसर होगा। अब 8:5 डी में आ रहा है, तो डी कौन सा है? फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, और ये आपको रंजीत सर बताएंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो इसमें से विषम कौन सा है दोस्तों? इनमें से जो विषम है वह है डिजिटल कैमरा। सी ऑप्शन है। यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन है तो सी किसके अंतर्गत दिया हुआ है? यानी 2 नंबर में दिया हुआ है। तो इसका जो सत्य आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? यह एक सिख समुदाय का मंदिर है भाई। किसका है दोस्तों? सिख समुदाय का फेमस मंदिर है। ये सिख समुदाय का फेमस मंदिर है। और कहाँ पर है ये? किस देश के अंतर्गत है? यह श्रीलंका के अंतर्गत बना हुआ मंदिर है। श्रीलंका बी ऑप्शन के अंतर्गत है। और ऑप्शन में बी किसके अंतर्गत है? ए में। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? ए राइट आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन में भी ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। रेलवे इसी चक्कर में सब विद्यार्थियों को फंसाता है, तो यह थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 2 सतत संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है तो? राज सर। तो क्वेश्चन आपका मैथ्स का है प्यारे दोस्तों कि 2 सतत संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। तो देखो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। ये फर्स्ट संख्या है, दूसरी संख्या है, तो आप ऑप्शन से कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ऑप्शन से क्या बोला कि पहली संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना करो तो कितना होगा? 15। और दूसरी संख्या का 2 गुना करो, 2 गुना करोगे तो 12। क्या ये 15 इस 12 से 5 अधिक है क्या? नहीं है। अब इसको करो, इसको 2 गुना करो, आप 2 गुना करोगे तो कितना आएगा? 12। और इसको आप 3 गुना करो, ठीक है, सॉरी इसको 3 गुना करना है, 2 गुना नहीं करना है, इसको 3 गुना करना है। इसको आप 3 गुना करोगे तो कितना होगा आपके पास? 18। और इसको आप 2 गुना करोगे तो कितना आएगा? 14। क्या 18 14 से 5 ज्यादा है क्या? नहीं है। तो इस पे आइए, इसको आप 3 गुना करो, 3 गुना करोगे तो 21। इसको आप 2 गुना करो, 2 गुना करोगे तो कितना आएगा? 16। 8 दूनी 16। क्या 21 16 से 5 ज्यादा है क्या? बिल्कुल जी है। तो सी आपका आंसर आएगा। एक बार इसको और चेक कर लेते, क्या पता डुप्लीकेसी हो जाए। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 27। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 20। 27 20 से 7 ज्यादा है, मतलब एक ही ऑप्शन आ रहा सी आपका करेक्ट आंसर है। अब कॉन्सेप्चुअली आप सोल्व करोगे तो कैसे जाओगे? कॉन्सेप्चुअली सोल्व,
दो सतत संख्या है तो एक x होगी, दूसरी x+1 होगी। सतत संख्या ये होती है, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना, 2x+1। तो ये जो 3 गुना है ना, ये इस 2 गुने से 5 ज्यादा है, तो फटाफट करो, ये 3x और ये हो जाएगा आपके पास 2x + 2 + 5। तो इस 2x को इधर लिया हो तो 3x - 2x हो जाएगा और इधर 7 हो जाएगा, यानी x का मान 7 आ गया। अब x का मान 7 आ गया तो पहला तो 7 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा। तो 7 और 8 कौन से ऑप्शन में? सी में। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन आपके रंजीत सर का, रंजीत सर बताएंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। यानी कौन सा मुक्केबाज है दोस्तों जिसको द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? इसमें पहला आंसर सही होगा, इवांडर होलीफील्ड है जिनको द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। और जो ए आंसर होगा अपना, तो ए डी के अंतर्गत दे रखा है, यानी 4 नंबर इसका सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है, हैकर कौन है? देखो, हैकर सब लोग जानते हैं मेरे ख्याल से कि जो कंप्यूटरों को हैक करते हैं, उनसे डाटा वगैरह चुराता है, वह हैकर होता है। तो पहला आंसर है कि वह व्यक्ति जो गलियों में सामान बेचता है वह हैकर नहीं होता भाई। गलियों में सामान बेचने वाला सब्जी बेचता है और कुछ सामान बेचता है। और बी है कि वह व्यक्ति जो अनधिकृत रूप से डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है। ध्यान रखना, अनधिकृत रूप का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। सी है वह व्यक्ति जो ऑनलाइन कंप्यूटर की बिक्री करता है। डी है वह व्यक्ति जो कॉल्स को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ बी आंसर होगा दोस्तों। और बी किस में दे रखा है? 3 नंबर में। तो जो सत्य आंसर होने वाला है इसका 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक था किसका उत्तराधिकारी था? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा सुसीमा, चौथा दशरथ है। तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। कौन सा होगा भाई? बिंदुसार होगा। और बिंदुसार कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 2 नंबर के अंतर्गत। किस में दे रखा है? 2 नंबर में दे रखा है। तो राइट आंसर होने वाला है इसका 2 नंबर। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का। तो फिर से आपको दोस्तों सिक्के सर के बारे में समझाने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, और ये क्वेश्चन है आपका एनालॉजी से। एनालॉजी से किस प्रकार से है क्वेश्चन कि इसमें एनटीपीसी के अंतर्गत ग्रुप डी भी अपने साथ में सम्मिलित है। तो इस पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट का मतलब है कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन है वो जो आपको बहुत लेवल के दिखेंगे। तो देखो यहाँ बोला है जिस प्रकार भोथड़ा यानी कि ब्लंट संबंधित है तेज से, तो ये स्लो होता है, सबसे स्लो होता है दोस्तों स्लो सबसे स्लो होता है। उसका जस्ट जो आखिरी हिस्सा होता है स्लो का, वो सबसे क्या होता है? तेज होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से बोना, तो बोना यानी कि फसल से संबंधित है। तो बोने के बाद में सबसे अंतिम कार्य क्या होता है? बोने का फसल काटना होता है। तो इसमें ए ऑप्शन लगाएंगे अपन, फसल काटना इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन लंबा है रोहन से। मोहन लंबा है रोहन से। मोहन को यहाँ रोहन से अपन ने क्या कर दिया? रोहन से लंबा कर दिया। उसके आगे परंतु फरहान से छोटा है। परंतु किसके लिए लगा है यहाँ पर? मोहन के लिए। परंतु फरहान से छोटा है, तो फरहान से क्या हो गया? छोटा हो गया। कानन छोटा है मोहन से। कानन मोहन से छोटा है परंतु रोहन से लंबा है। तो यहां पर देखो मोहन को लेता हूं और कानन है जो मोहन से छोटा है परंतु रोहन से लंबा है। यहां पर फरहान हो गया आपके सामने बड़ा। शंकर लंबा है रोहन तथा फरहान से। शंकर लंबा है रोहन तथा फरहान से। शंकर जी को लंबा कर दिया रोहन तथा फरहान से। उन सब में सबसे लंबा कौन है? शंकर जी सबसे लंबे हैं। उनका ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड, क्योंकि सी ऑप्शन है जो सेकंड ऑप्शन में है आपके समक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान कोण का मान क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज देखो यहाँ पे ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। 2 भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती है। 2 भुजाएं इक्वल मतलब ये 2 भुजाएं इक्वल होगी तो ये 2 एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन आपको समकोणीय भी दे रखा है। समकोणीय दे रखा है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल भी बना लेते। लो जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये राइट एंगल भी है और समद्विबाहु भी है, तो 2 भुजाएं बराबर होगी तो 2 कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि तीनों का एंगल कितना होता है? 180।
90 डिग्री होगा तो आधा आधा आ जाएगा, यानी 90/2 और 90/2, तो कितना होगा आपके पास समान कोण, प्रत्येक समान कोण कितना होगा 45 डिग्री का होगा। 45 डिग्री सी ऑप्शन में है, तो सी मतलब सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रंजीत सर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल में संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है। देखो थार का मरुस्थल है जो राजस्थान राज्य में है। थार का मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान के अंतर्गत है। थार का मरुस्थल है राजस्थान के अंतर्गत, और पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल है जो थार के मरुस्थल के संलग्न है, यानी इसी के बराबर के अंतर्गत है। तो पहला है अपना गोबी मरुस्थल है जो चाइना और मंगोलिया में है। कहाँ पे है? चीन और मंगोलिया में। मंगोलिया वही है जहां से चंगेज आए थे दोस्तों। अगला शुकुर है, मीरपुर है। मीरपुर भी पाकिस्तान के अंतर्गत है, जो हमारे आजाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान बोलते हैं उसके बगल में है। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है चोलिस्तान। जो चोलिस्तान है यह बिल्कुल पाकिस्तान के अंतर्गत है और थार के मरुस्थल के संलग्न है, जस्ट उसके बराबर के अंतर्गत है। तो डी अपने कौन सी आंसर में दे रखा है? 4 नंबर में दे रखा है, तो सत्य आंसर होने वाला है 4 नंबर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दोस्तों रीजनिंग का है और मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोला गया है निम्न में से कौन सा सेट इस स्टार के स्थान पर आएगा जिससे कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको या तो डायरेक्टली सोच के भी आप बढ़ सकते हैं या पर्टिकुलर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ आपको 0 में उत्तर चाहिए, तो यहाँ पर 0 में उत्तर चाहिए तो आपके पास में है यहाँ पर 8, 6, 96 और 2। तो अगर मैं पहला ऑप्शन रखता हूं तो पहला ऑप्शन ये मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ 6 में तो भाग ही नहीं जा रहा है 96 का, मतलब उत्तर है जो 0 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत होगा। तो मैं यहाँ बी ऑप्शन पे ट्राई कर रहा हूँ भाई। 6, 96 और 2, यानी सबसे पहले गुणा कर रहा हूँ, फिर माइनस और यहाँ पर भाग लगा रहा हूँ। उत्तर मेरा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी 96 में पहले डिवाइड करूंगा तो 48 मिलेगा। 8 गुणा 6 माइनस 48, यानी कि 8 गुणा 6 48 हो गए। 48 में से 48 जाएंगे तो मेरा उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। और बिल्कुल बी ऑप्शन है वो मेरा क्या होगा? इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिस प्रकार शिक्षक संबंधित है पुस्तक से, जिस प्रकार से शिक्षक संबंधित है पुस्तक से, यानी कि पुस्तक के बिना शिक्षक अधूरा है, उसी प्रकार से डॉक्टर किससे संबंधित है? तो डॉक्टर है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने नाम सुना होगा कि अपनी हार्ट बीट वगैरह धमनियां आदि चेक की जाती है स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन है जो 3 नंबर में है। स्टेथोस्कोप से संबंध किसका होगा? डॉक्टर का होगा दोस्तों। इस टाइप के छोटे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी आदि में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये मैथ्स का है। तो राज सर मौजूद है मेरे साथ में, तो वेलकम सर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि 50 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? 50 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपको याद होना चाहिए कि 50 और 100 के मध्य जो अभाज्य संख्या होती है वो 10 होती है। कितनी होती है? 10। डायरेक्ट कैसे कि 50 के बाद अगर आप देखोगे टोटल 50 के बाद देखोगे तो 51, 52, 53 होती है, 54, 55, 56, 57, 58, 59 होती है, 60, 61 होती है, 62 नहीं होती, 63, 64, 65, 66, 67 होती है, 68, 69, 70, 71 और 73 होती है। उसके अलावा 74, 75, 76 भी नहीं होती है, 77 भी नहीं होती है, 78 नहीं होती, 79, 80 भी नहीं होती, 81 भी, 83 होती है, 83 के बाद 89 होती है। ठीक है, 83 के बाद 89 के बाद क्या होता है? डायरेक्ट 97 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है। टोटल 10 होती है आपके पास। कितनी होती है? 10। और अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है, 1 से लेकर 50 तक, तो होती है 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है। उसके बाद 17, 19, आपके पास 23 होगी, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 होगी, 30 होगी, 31, 30 नहीं होगी, 31 होगी, और 31 के बाद आपके पास 37 होगी, 37 के बाद 41 होगी, 43 होगी और 47 होगी। ठीक है, कितनी होगी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 होती है। 15 होती है। आपको पूछा जाए कि 1 से 50 तक 15 होती है और 50 से 100 तक कितनी होती है? भाई 1 से 50 तक, ध्यान, 1 से 50 तक होती है आपके पास 15 और 50 से 100 तक जो होती है वो आपके पास होती है 10 और 1 से 100 तक कितनी पूछे तो कितनी बोलोगे? 25 बोलोगे। तो आपका आंसर बी का मतलब 10, 10 का मतलब बी किस में आ रहा है? 4th में आ रहा है, तो 4th आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
रंजीत सर बताएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था। अक्सर आपने कई बार क्वेश्चन पूछा होगा कि भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा भी वहां पे आंसर आता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत को सबसे पहले समुद्री मार्ग से जो व्यक्ति आया था वह वास्को डी गामा था। तो सबसे पहले भारत में कब आया था, 1498 में आया था दोस्तों। कब आया था, 1498 में आया था। कालीकट के पास आया था। कहां पे आया था, कालीकट पे आया, कालीकट के ऊपर आया था। और जो राजा था जमोरिन, यहाँ के राजा का क्या नाम था, जमोरिन, यहाँ का राजा था जमोरिन। इस जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया था। तो 1498 कौन से ऑप्शन में होगा, अपना बी है। यहाँ 3 नंबर इसका सही जवाब होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सीखे। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको रोमन संख्या में कोई नंबर दिया हुआ है और आपको इस रोमन संख्या को आपको इंडियन जो अरेबिक होता है, इंडियन अरेबिक में कन्वर्ट करना है। तो रोमन संख्या में आपको काउंटिंग आनी चाहिए। आपको लिखा हुआ है x और ये c लिखा हुआ है, ये आपके पास 5 और 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है 6। इसका मतलब क्या होता है, 6 होता है। तो 6 कहाँ है लास्ट में, 1 2 3, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सी का मतलब क्या होता है, 100 होता है। देखो सी का मतलब होता है आपके पास 100 और सी से 10 कम। इधर अगर x है तो इसका मतलब 10 कम, 10 कम का मतलब 90, और सी के आगे x लिखा हुआ तो 100 से 10 ज्यादा 110 होता है। क्या होता है, 110। तो क्या हो गया ये 90, पूरा कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90 + 6 तो कितना हो गया, 96। तो आपका आंसर है ये 96 आएगा। क्या आएगा, 96 आएगा। तो रोमन में ध्यान रखना, एल का मतलब जो होता है वो 50 होता है, सी का मतलब होता है 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है, और एम का मतलब 1000 होता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये लेटर्स आपको याद रखना है। तो सी मतलब 96, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, यानी दो संख्या ले लेते हैं a और b, इनका गुणनफल आपको दे रखा है 35828। कितना दे रखा है, 35828 दे रखा है। एवं उनका महत्तम समापवर्ती 26 है। एचसीएफ जो एचसीएफ है ए और बी का, वो आपको कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो आपको इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू उन दोनों संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो प्रोडक्ट आ रहा है 3 5 8 2 8 और नीचे डिवाइड कर रहे हैं हम 26 का। तो डिवाइड कर दो, करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 13 दूना 26 और ये हो जाएगा आपके पास 13 दूना 26 हो जाएगा। 26 के बाद 98, 13 सत्ते 91, फिर 7 बचेगा आपके पास 72, 13 पंजो 65 और 7 13 छिके 78, फिर 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी 1378 आपका आंसर आ रहा है। अब 1378 सी में आ रहा है, मतलब चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस अनुक्रम में बेमेल संख्या, तो सीके सर बताएंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर। इसको हम क्लासिफिकेशन टॉपिक से जोड़ सकते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन टॉपिक जो अपने पूछा जाता है कि विषम संख्या या बेमेल संख्या या अक्षर आदि से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जितनी भी संख्याएं मुझे दिख रही है वो 4 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं। 4 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का मतलब क्या है यहाँ पर कि 4 का भाग सब में ही जा रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं 4 का भाग 28 में देता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, 7। 4 का भाग अगर मैं देता हूं 44 में तो रिजल्ट आएगा 11। रिजल्ट आएगा 11। 4 का भाग इधर देता हूं तो रिजल्ट आएगा 17 और इधर 4 का भाग देता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा 20 और इधर 4 का भाग देता हूं तो देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यानी कि इन सभी संख्याओं को देखने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और ये जो 20 है वो भाज्य संख्या है। तो बेमेल संख्या के रूप में क्या मिल गया मुझे, 80। तो डी ऑप्शन मुझे देना है जो कि 3 नंबर में है। डी ऑप्शन मुझे देना है जो कि कौन से नंबर में है, 3 नंबर में है। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेनिसिलियम की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है लुईस पास्चर, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है विलियम हार्वे और डी है स्कॉट डेविस। देखो पेनिसिलियम की खोज की थी 1928 में। कब की गई थी, 1928 में की गई थी। और इस व्यक्ति को दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कौन था यह व्यक्ति, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन था भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यह व्यक्ति था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो आपको राज सर बताने वाले हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे दोस्तों।
कि अमन और अजय, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमन और अजय अकेले अकेले किसी दीवार को क्रम से 9 घंटे 12 दिनों में बना सकते हैं। एक अमन है आपके पास, अमन और अजय, अमन और अजय क्या कर रहे हैं, एक ये 9 घंटे में दीवार 9 दिनों में ये 9 दिनों में बना रहा है अमन, और अजय जो है वो 12 दिनों में बना रहा है। तो आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन को कि दोनों मिलकर दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। जब ऐसे आता है इंडिविजुअल आपको टाइम दिया होता है और दोनों का कंबाइन निकालना हो तो क्या करो, 9 × 12 और डिवाइडेड बाई 9 + 12 कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 9 × 12 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 21 आ जाएगा। तो 3 × 9 3 7 21, तो 12 × 36/7 आएगा। तो 7 × 5 35 और 1/7 दिन, तो 5 and 1/7 डेज में आपका कंप्लीट होगा। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। ए का मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और मैथ्स का क्वेश्चन है 27 कि सरल कीजिए अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अगर आप देख रहे हो तो एक आइडेंटिटी बन रही है, इसका मान आपका आंसर आएगा 1। 1 का मतलब सी, मतलब चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अभी आता कैसे, आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहां से आप अगर sin स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos को इधर लेके आ जाओ और एक बार आप sin को लेके आओगे तो cos स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा और वो हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अंडर रूट में वैल्यू रखो, इसको देखो, इसकी जगह क्या रखोगे आप, cos स्क्वायर थीटा रखोगे, इसकी जगह आप क्या रखोगे, sin स्क्वायर थीटा रखोगे, और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो अंडर रूट 1 का मतलब 1 आपका राइट आंसर आएगा। यहां तक क्लियर है सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला रीजनिंग का तो सीके सर बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से। और कोडिंग डिकोडिंग में जब भी आपको वर्णों के साथ में अंक दे तो सीधे और उल्टे नंबरों के बारे में हमें ध्यान रखना है। सीधे और उल्टे नंबरों का मतलब यहाँ पर यह है कि सी और डब्ल्यू, सी जो है सीधे नंबर पर 3 पर आता है, ओ 15 पर आता है, और डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो 5 और 3 8 और 3 कितने हो गए, 11। एक हासिल का 3 और एक कितने हो गए, 4। यानी कि काऊ कितने पे आ रहा है, 41 पर। गोट भी देख लेता हूं एक बार, GOAT। तो जी आता है दोस्तों 7 पर, ओ आता है 15 पर, ए 1 पे और टी कितने पे, 20 पे। तो 20 और 15 हो गए 35, 35 और 7 42 और 1 43 हो रहे हैं। तो डीओजी का दोस्तों डायरेक्ट ही बता रहा हूं उत्तर, 4 + 15 + 7, यानी कि 15 और 4 19 और 7 26 हो गए। यानी कि डी ऑप्शन में मुझे 26 मिल रहे हैं, और डी ऑप्शन मुझे कहाँ मिल रहा है, 4 नंबर में मिल रहा है। तो डी मेरा बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जीके का, तो और जीके का क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी ये महिला है और कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों, तीरंदाबाजी, क्रिकेट, भारोत्तोलन या हॉकी। जो कर्णम मल्लेश्वरी है यह भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, और सी ऑप्शन जो हमें देखने को मिलेगा दोस्तों वह 4 नंबर में होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा 4 नंबर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। जो क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, टीबी भी बोला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलियस इसका जो टीका है उसका नाम है। और कब मनाया जाता है, 24 मार्च को, 28 मार्च को, 28 फरवरी को या 2 अप्रैल को। यह मनाया जाता है 24 मार्च को। जो 24 मार्च अपना ए ऑप्शन में मिलेगा हमें, 1 के अंतर्गत ही है। तो जो सत्य आंसर होने वाला है इसका ए आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फिर से वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एनटीपीसी रेलवे में वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे से संबंधित एनटीपीसी हो, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, एक कक्षा में 28 विद्यार्थी तमिल बोलते हैं। पहले तो अपन ने 40 विद्यार्थी कुल लेने हैं भाई, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40। तो 28 विद्यार्थी क्या बोलते हैं, तमिल। तो यहाँ इस गोले में मेरे पास में तमिल बोलने वाले लोग होने चाहिए, और 20 विद्यार्थी तेलुगु बोलते हैं। 20 विद्यार्थी क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। और सभी विद्यार्थी 2 में से कम एक भाषा बोलते हैं। सभी विद्यार्थी कम से कम 2 में से एक भाषा तो बोलते हैं ही हैं, और कुछ 2 भी बोलते होंगे। तो अभी चर्चा करेंगे 2 कितने लोग बोलते हैं। देखो, तमिल बोलने वाले 28 और तेलुगु बोलने वाले 20, अगर दोनों को जोड़ा तो 48 हो गए। मेरे पास में आदमी तो 40 ही है। इसका मतलब है कि 48 में से मैं अगर 40 माइनस करूं तो 8 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल रहे हैं। 8 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल रहे हैं। अगर अब 8 लोग दोनों भाषा बोल रहे हैं तो इस गोले में टोटल मुझे 28 करने हैं, तो 20 में से 8 घटा दिए तो केवल तेलुगु बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी।
केवल तेलुगु तमिल बोलने वालों की, भाई केवल तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी 20, और इधर मुझे तेलुगु वालों की संख्या कितनी करनी थी 20, 8 मौजूद है तो 12 है, 12 है जो केवल 12 केवल तेलुगु बोलेंगे, 12 केवल क्या बोलेंगे तेलुगु। अब इस वेन आरेख को अपन ने कंप्लीट बना लिया, डायरेक्ट सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। केवल तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो केवल तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 20, यानी बी ऑप्शन में आएगा, और बी ऑप्शन यहाँ 1 नंबर में है, बी ऑप्शन यहाँ कौन से में है 1 नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या पूछा है, केवल तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी 12, और 12 मेरा यहां पर सी ऑप्शन में है, तो 12 बिल्कुल सही उत्तर होगा, और सी ऑप्शन ये 1 नंबर ऑप्शन बनना पड़ेगा जो कि सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तमिल व तेलुगु दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या अभी अभी निकाली थी अपन ने 8, तो 8 उत्तर होगा सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन 2 नंबर में है दोस्तों यहाँ पर। और 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां देखो दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया है, ये एनालॉजी से संबंधित है। पूछा गया है, जिस प्रकार वृत्त संबंधित है परिधि से, जिस प्रकार वृत्त संबंधित है परिधि से, परिधि यानी बाहरी जो क्षेत्र है, तो उसी प्रकार वर्ग किससे संबंधित होगा, तो वर्ग बाहरी क्षेत्र जो होता है उसको या तो अपन परिमाप बोलते हैं या फिर उसको परिमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमिति या परिमाप, और परिमिति मुझे सी ऑप्शन में नजर आ रही है, तो 3 नंबर ही में इसका फाइनल और सही उत्तर लगाऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, ये आपके समक्ष है, वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये फिक्स कोड वाला क्वेश्चन है भाई। कौन सा कोड है, फिक्स कोड वाले क्वेश्चन है, ये फिक्स कोड का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। फिक्स कोड कैसे है कि ए का कोड यहाँ पर एक ही है, एम का कोड 7 ही है, ई का कोड 3 ही है, आर का कोड 4 ही है, और आई का कोड 6, सी का कोड 5 और ए का कोड 1 ही है, और इंडिया का भी 6, 8, 9, 6। अब ये पता कैसे चला, ये पता ऐसे चला, देखो आई का कोड यहाँ पर 6 है, और इधर इंडिया का आई का कोड भी 6 है, और यहाँ पर आई आ रहा है, उसका कोड भी 6 ही आ रहा है, तो कनाडा का निकालना है यहाँ पर। तो देखो सी ए को तो मैं उठाऊं यहाँ 5-1 से, सी ए का तो मैं उठाऊं 5-1 से, और एन ए का मुझे लेना है, तो एन का देखो सेकंड नंबर हो गया 8, और ए का कोड हो गया 1, ए का कोड क्या हो गया 1, और यहाँ पर 5, 1, 8, 1 वाला मुझे ऑप्शन ही एक ही नजर आ रहा है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन के लिए मुझे नंबर लगाना पड़ेगा, 3 नंबर मेरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अवरोही और आरोही क्रम का यहां पर पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो देखो पहले तो यहां क्लियर कर देते हैं, अवरोही क्रम कहते किसे हैं, अवरोही क्रम कैसे कहते किसे हैं, डिसेंडिंग जिसको बोलते हैं। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, असेंडिंग, बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। तो यहां हमें बोला है कि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में करना है, यानी सबसे पहले बड़ी आएगी, और सबसे पहले बड़ी संख्या होगी 4665, ये 4400 है, 4400 है, 4600 है, 4600 है, 4500 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 4665, फिर उसके बाद में 4655, फिर उसके बाद में 4655, और फिर 4565, फिर उसके बाद में क्या आएगी 4565, और 4565 के बाद में क्या आएगी 4465, 4465, और फिर क्या आएगी 4456। तो यहाँ मध्य में कौन सी होगी, तो मध्य में होगी 4565, और 4565 बी ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन यहाँ 1 नंबर में है, तो मेरा उत्तर क्या होगा 1 नंबर होगा 36 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 37 नंबर, जो नदियों से संबंधित क्वेश्चन है, भारत की भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शो कहा जाता है। बंगाल का शो कहा जाता है, यहाँ शो का मतलब होता है दोस्तों कि जब ये नदी आती है तो काफी भारी नुकसान कर देती है। और किसको कहा जाता है, महानदी को, हुगली को, दामोदर को, या शो नदी को। तो सही आंसर इसका दामोदर, सी होगा। सी हमें कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है, 4 नंबर में मिल रहा है, तो 4 नंबर सत्य होगा। और बिहार का जो शोक है भाई, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का जो शोक है वह किस नदी को कहा जाता है भाई, बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि रक्त का वहन करने वाली धमनियों से संपूरित होती है, यानी रक्त का वहन करने वाली जो धमनियां होती है उससे संपूरित होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लिपिड्स
या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन होता है। और बी ऑप्शन है जो हमें कौन से में मिल रहा है, 2 नंबर में है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 2 नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। भारत के संविधान में पहला संशोधन दोस्तों जो संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत होता है। और अब तक हमारे संविधान में 103वां संविधान संशोधन हो चुके हैं टोटल। तो पहला कब किया गया था, 1949 में, 1951 में। दोस्तों सबसे पहले जो संशोधन हुआ था हमारा 1951 में हुआ था, जिसमें भू सुधार किया गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एक व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया गया था पहला संविधान संशोधन में। या 51 है 1951, जो बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा हमें, बी ऑप्शन है 1 नंबर में। तो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है इसका 1 नंबर, बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें पूछा गया है कि यदि एक दौड़ में आप अंतिम से ठीक पहले व्यक्ति से आगे निकल जाते हैं, अंतिम से ठीक पहले ये व्यक्ति है और आप इससे भी आगे निकल जाते हैं, तो आपका स्थान क्या होगा। यानी कि आप अंतिम से तीसरे नंबर पे होगे। अंतिम से कौन से नंबर पे रहोगे, तीसरे नंबर पे रहोगे। बी ऑप्शन के लिए यहां पर 1 नंबर हमें भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर का, लेकिन वो बहुत ही अच्छा, उसमें मैथमेटिक्स लगती है। तो हमारे साथ में राज सर है मैथमेटिक्स के लिए, तो वेलकम सर। तो क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आपको बोला जा रहा है 1 गीगाबाइट बराबर, या आपके यहाँ पे 1 लाख, आगे क्या है कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे किलोबाइट कर लेते हैं हम लोग। किलोबाइट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि किलोबाइट लिखा हुआ है तो किलोबाइट लगा देते हैं। और 1 गीगाबाइट बराबर यहाँ पे कितना 10,000 किलोबाइट, और यहाँ पे कितना आपके पास, यहाँ पे 10 लाख किलोबाइट, और यहाँ पे कितना है आपके पास, यहाँ पे 1 करोड़ किलोबाइट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लेकिन ये है ना राउंड ऑफ किया हुआ है। एक्चुअल में जो होता है वो क्या होता है कि एक जो बिट होता है, एक बिट में क्या होता है, या तो 0 होता है या 1 होता है। फिर एक निबल आता है आपके पास। एक निबल में क्या होता है, एक निबल में आपके पास 4 बिट होते हैं, ठीक है। फिर एक बाइट आता है। एक बाइट में आपके पास क्या होता है, 2 निबल होते हैं। एक बाइट में कितने निबल होते हैं, 2 निबल का मतलब 8 बिट होता है। कितना होता है, 8 बिट। और उसके बाद आपके पास आता है, एक बाइट के बाद क्या आता है, 1 किलोबाइट, जिसको हम केबी बोलते हैं। 1 केबी बोलते हैं। 1 केबी में क्या होता है आपके पास 1024, यानी 2 पे पावर 10, 1024 बाइट होते हैं। कितने होते हैं, बाइट। 1024 बाइट का मतलब 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 10 बाइट होता है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, 1 किलोबाइट के बाद एक मेगाबाइट होता है, एमबी। एक एमबी जो बोलते हैं आप, डेटा की बात होती है ना यहाँ पे। 1 एमबी का मतलब 1024 केबी होता है। 1024 केबी का मतलब 1024 इंटू 1024 इजी भी बाइट आ जाता है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 1048576, यानी कंप्लीट करोगे तो 2 पे पावर 10 और 2 पे पावर 10, यानी 2 पे पावर 20 आ जाएगा यहाँ पे। 2 पे पावर 20 बाइट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 जीबी का मतलब 1 गीगाबाइट, और 1 गीगाबाइट का मतलब क्या होता है, 1024 एमबी। 1024 एमबी, 1024 एमबी का मतलब क्या हो गया, अगर किलोबाइट में आप देखोगे तो 1024 इंटू 1024 कितना आ जाएगा, ये किलोबाइट आ जाएगा, 1024 किलोबाइट। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1048576 किलोबाइट आएगा। और बाइट में भी कन्वर्ट करोगे तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1073741 और 824, यानी अगर 2 की पावर में देखोगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 2 की पावर 30 बाइट बोल सकते हो आप, बाइट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, किलोबाइट के हिसाब से आप देखोगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576। लेकिन यहाँ पे सीधा 10 लाख दे रखा है। तो आंसर तो यही होगा, लेकिन इसको करेक्शन कर लेना आप। सी आपका सही आंसर होगा। करेक्शन कर लेना कि 10,48,576 कितना होता है, केबी होता है 1 जीबी के अंदर। तो आपका सी का मतलब चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे राउंड ऑफ करके दिया हुआ सारी चीजें। एक्चुअल में ये सिनेरियो होता है, आप इसको देख लो, काम आएगा आपके बहुत। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मंगल ग्रह पे कितने उपग्रह, भाई ये तो आपको रंजित सर ही बताएंगे। मंगल ग्रह पे देखो, ग्रह कितने ग्रह ये देखने के लिए आपको मंगल ग्रह पे जाना नहीं पड़ेगा, यही हम आपको बता देंगे दोस्तों। और ध्यान रखना,
ज्योग्राफी के जो यहाँ से ये पार्ट है ना ब्रह्मांड वाला, एनटीपीसी में हर बार एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। चाहे मंगल ग्रह की बात कर लो, चाहे बृहस्पति कर लो, शुक्र ग्रह की कर लो, तो ये सौर मंडल को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। हालांकि आगे आने वाले मॉडल टेस्ट पेपर में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन यहाँ से आप भी एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है दोस्तों। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, यानी बी ऑप्शन होगा अपना। 2 नंबर है, तो 2 नंबर किसके अंतर्गत है? 4 नंबर में। तो जो राइट आंसर होने वाला है 4 नंबर का होगा, बिल्कुल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने 43, क्वेश्चन नंबर 43। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोट ए बराबर 12/5 है तो आपको बताना कि साइन ए प्लस कोस ए इंटू कोसेक ए का मान कितना होगा। साइन ए कोस ए इंटू कोसेक ए। देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, आपको सारी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। या तो आप ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओगे तो क्या होगा, कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर आपके पास क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होता है। आधार आपको कितना दे रखा है 12 और लंब 5 दे रखा, तो कर्ण 13 हो जाएगा। तो या तो आप इंडिविजुअल वैल्यू रखो साइन ए कोस ए की वैल्यू निकाल के, या डायरेक्ट करो। देखो इसका जो मान होता है ये 1/sin ए होता है, 1/sin ए, और ब्रैकेट में आपके पास है साइन ए प्लस कोस ए। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। साइन ए को इससे करोगे तो कोस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, यानी फाइनल कितना आ गया 1 प्लस कोट ए आ गया। और 1 प्लस कोटे का मान कितना आएगा, कोटे का मान आपको दे रखा कितना 12/5। तो 12/5 कितना आएगा, 5 × 5 17/5 आपका आंसर आ जाएगा। 17/5 आपका राइट आंसर। अदरवाइज आपको ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दी, ट्रिपलेट से 12 5 है तो ये 13 हो जाएगा आपके पास पाइथागोरन ट्रिक से। ठीक है, तो आप निकालो, अलग अलग वैल्यू निकाल के आप पुट करके निकाल लेना। जैसे साइन ए बराबर क्या होता है आपके पास, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 5/13 आ जाएगा। और कोस ए की वैल्यू निकालोगे तो कोस ए का मान कितना आएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण का मान कितना होगा 12/13। और कोस ए के क्या होगा, साइन का उल्टा। तो कोसेक ए बराबर साइन का उल्टा कितना हो जाएगा 13/5। तो इन वैल्यूज को रख के कैलकुलेट करोगे तो भी 17/5 आएगा। बट ये अननेसेसरी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से जा सकते हो, आइडेंटिटीज आपको पता है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के बारे में कि हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई कि चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। अपोलो 2, अपोलो 11, लूना 4 या लूना 10, कौन सा उपग्रह है दोस्तों जो चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह बना था। यह लूना 10 है अपना। कौन सा है, लूना 10 है। और लूना 10 डी किसके अंतर्गत है भाई, डी है अपना 1 नंबर के अंतर्गत। तो 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है। देखो साइप्रस एक द्वीपीय देश है जिसे हमारे भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। तो इसकी राजधानी के बारे में पूछा गया है, अंकारा, ब्रुसेल्स, निकोसिया या एंटवर्प है। इसकी जो सही राजधानी है निकोसिया है। कौन सी है, निकोसिया है। तो राइट आंसर सी हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा है 2 नंबर में। तो 2 नंबर इसका सत्य आंसर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने सीके सर बताएंगे इस क्वेश्चन को। देखो रीजनिंग का अल्फाबेट को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला गया है अक्षरों CITKRE को व्यवस्थित कर अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए या बनाइए। तो दोस्तों इससे तो मुझे एक शब्द याद आ रहा है जिसे हम क्रिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिकेट। तो देखो दोनों सी भी काम में ले लिए, उसके अलावा आई भी ले लिया, टी भी ले लिया और आर और के ई भी ले लिया, यानी 3 और 4 7 है। तो इधर भी 4 और 3 7 है, तो क्रिकेट बन रहा है। तो शब्द के बाएं से पांचवें, बाएं ओर से 5वां अक्षर को इंगित करिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कौन है, के हमारा बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो बी ऑप्शन के लिए 2nd नंबर उत्तर लगाएंगे और बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। चलिए अपन इसको डायरेक्ट ही हल करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच के साथ में। तो देखो SIN और SING, और पहले SIN से ही लेता हूं, SIN और यहां पर है SIM। तो सबसे पहले तो SIM वाला आएगा। तो सबसे पहला नंबर तो ये आएगा और हमें तीसरे नंबर के बारे में पूछा है। उसके बाद में देखो SINI है, SING है, SING है, तो ये तो सबसे अंत में आएगा। इन दोनों में से दूसरे और तीसरे नंबर पर आएगा। तो देखो SINGE है,
SINGL है, तो GE दूसरे पे आएगा और ये तीसरे पे आएगा, तो सिंगल जो है वो तीसरे पे आएगा, यानी कि बी ऑप्शन वाला तीसरे पे आएगा। आंसर अपन 3 नंबर देंगे, आंसर अपन क्या देंगे, 3 नंबर उत्तर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी सतत लक्ष्य है, उसमें जो पहला स्थान है भारत के किस राज्य ने प्राप्त किया गया है। ये तो देखो भारत का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, और एक होता है जो यूएन के द्वारा, जो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें टोटल 189 सदस्य देशों में से भारत की जो रैंक है, उसमें भारत की जो रैंक है 2020 की 131वीं है। यहाँ बात चल रही है भारत के अंतर्गत ही सतत लक्ष्य विकास की, तो उसमें भारत की कौन सी रैंक है, या भारत का सबसे टॉप जो राज्य है वह कौन सा है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया, केरल ने। किसने किया है, केरल ने। तो ए ऑप्शन किसमें है अपना, 1 नंबर में। तो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों इसका 1 नंबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है रीजनिंग का, जो सीके सर बात करने वाले हैं। देखो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनालॉजी का अपन न्यू ट्रेंड का क्वेश्चन कह सकते हैं, जो ब्लड रिलेशन से संबंधित है, और ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका है। यदि आपके पिता को आपकी माता कहा जाए, पिता को क्या कहा जा रहा है, माता, पिता को क्या कहा जा रहा है, मदर, आपकी माता को क्या कहा जा रहा है, भाई, माता को क्या कहा जा रहा है, भाई, और आपके भाई को क्या कहा जाए, बहन, और बहन को क्या कहा जाए, पिताजी, बहन को क्या कहा जाए, पिताजी। तो आप अपनी बहन को क्या कहकर बुलाएंगे, तो आप अपनी बहन को पिताजी कहकर बुलाएंगे, यानी ए ऑप्शन वाला अपना उत्तर होगा। 1 नंबर में ही ए ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। चलिए जी आगे वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में आमने सामने बैठी है, आपके सामने बैठी है, आमने सामने नहीं आपके सामने बैठी है। तो आप यहां बैठे हैं, तो इन 5 का मुख दक्षिण की तरफ होगा, आपका उत्तर की तरफ मुख है, तो इन सबका मुख है जो दक्षिण की तरफ होगा, और इनका सबका मुख दक्षिण की तरफ होगा, तो इस तरफ इनका दाया होगा और इस तरफ इनका क्या होगा, बाया होगा। अब देखो ध्यान से, आपकी ओर है ऊर्जा की दाईं ओर और बाईं ओर क्रमशः रुई है। ऊर्जा को बिठाओ यहाँ पर मैंने बिठाया ऊर्जा को, तो ऊर्जा के इस तरफ तो दाया है और इस तरफ बाया है, तो ऊर्जा की दाईं ओर और बाईं ओर क्रमशः, दाईं ओर तो रुई है और बाईं ओर कौन है, ऊर्जा के मनाली, बाईं ओर कौन बैठी है, मनाली बैठी है, मनाली तथा तानिया के ठीक बीच में ध्वनि बैठी है, मनाली और तानिया के बीच में। तो यहां बिठाता हूं मैं तानिया और मनाली तथा तानिया के ठीक बीच में, भाई दोनों के बीच में ध्वनि है, तो यहाँ ध्वनि बैठेगी, यहाँ पर ध्वनि, और यहाँ पर कौन बैठी है, तानिया बैठी है। यहाँ कौन बैठी है, तानिया बिल्कुल, तो बीच में बैठी है ध्वनि। आगे पूछा उनमें से कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, तो पंक्ति के ठीक मध्य में मनाली बैठी है, पंक्ति के ठीक मध्य में मनाली बैठी है, और मनाली है जो सी ऑप्शन में है, और सी ऑप्शन 4थे नंबर पे है। तो देखो यहाँ रुई, ऊर्जा, मनाली, ध्वनि और तानिया है भाई। आगे नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसी से रिलेटेड, ध्वनि तथा रुई के बीच में कितनी लड़कियां बैठी है, ध्वनि और रुई के बीच में 2 लड़कियां बैठी है, ध्वनि और रुई के बीच में कितनी लड़कियां बैठी है, 2 लड़कियां बैठी है। तो मैं यहाँ से बी ऑप्शन लगाऊंगा, बी ऑप्शन मेरा सेकंड में ही है, तो यहाँ पर सेकंड ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, तानिया के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो तानिया, ये रही तानिया, और तानिया के दाया इस तरफ होगा दोस्तों, दाया इस तरफ होगा, तो तानिया के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है, ध्वनि बैठी है, यानी ए ऑप्शन के लिए मुझे 3 नंबर का सहारा लेना पड़ेगा। ध्वनि बैठी है तो ए ऑप्शन के लिए 3 नंबर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में मैथ्स का, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 144 नारंगियां 360 रुपए के मूल्य में खरीदता है, यानी 144 नारंगियों का जो कॉस्ट प्राइस है आपके पास वो कितना है, 360 रुपए है। अब क्या बोला जा रहा है कि वह सभी नारंगियों को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारंगियों को बेचना चाहिए। तो पहले ये नारंगियों की कॉस्ट प्राइस है, आप सेल प्राइस निकाल लो। तो सेल प्राइस निकालेंगे, 144 नारंगियों की सेल प्राइस जो होगी वो क्या होगी, 360 रुपए 100% का मान है। तो आपको निकालना है कि 10% लाभ का मतलब 110% का मान कितना होगा,
110%। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 6 9 3 396 आ गया। तो 144 नारंगियों की सेल प्राइस जो है वो कितना आ गया आपके पास 396। अब आपको क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए। तो 12 का मूल्य निकालना है, तो 12 का भाग दे दो, 12 से 12 बार कटेगा और 12 का इधर दोगे तो कितना आएगा आपके पास 12 तिया 36 और 12 तिया 36, तो 33 रुपए में बेचना पड़ेगा उसको 12 नारंगियों का। तो 12 नारंगियों की सेल प्राइस आ जाएगी 33। सी मतलब चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो वीडियो को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु, अरुण तथा दीपक की जो वर्तमान आयु है आपके पास, उनका अंतर 14 वर्ष का है। वर्तमान आयु में जो अंतर है वो 14 वर्ष होता है। 8 वर्ष पहले देखो, 8 वर्ष पहले, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, 8 वर्ष पहले की बात हो रही है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो प्रेजेंट में जो आयु होगी वो क्या होगी 8 ज्यादा होगी। अभी अगर मैं यहां निकालूं तो इससे 8 ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु बताइए। तो दीपक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस क्वेश्चन को हम बिना सवाल के टिक कर सकते हैं। कैसे टिक करेंगे भाई, ये जो आयु है ना, ये वर्तमान आयु है दीपक की। चारों ऑप्शन जो है, हो सकता है इनमें से कोई सही हो। तो ये वर्तमान है, तो इनमें से 8 कम करो, 8 कम करोगे तो कितना आएगा 41 आएगा। इसमें से 8 कम करोगे तो कितना आएगा 34 आएगा। इसमें से 8 कम करोगे तो कितना होगा 55 आएगा। और इसमें से 8 कम करोगे तो कितना होगा 49। तो जो भी आंसर आ रहा है ना, 8 साल पहले की आयु आ गई। अब दीपक की जो 8 साल पहले की आयु वो 7 का मल्टीपल आएगी, और 7 का मल्टीपल इसमें से मुझे एक ही दिख रहा है, मतलब डी आपका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, डी आपका राइट आंसर। क्लियर है भाई, आप देखो 8 कम करो सब में से, ये जो आयु है ना ये वर्तमान की है, 8 साल बाद, मतलब यहां से 8 साल बाद की है, और ये 8 साल पहले की है। तो वर्तमान में जो उम्र है उसमें सब में से 8 साल कम कर दो तो 8 साल पहले की उम्र आ जाएगी आपके पास। और वो 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 49 आंसर आ गया। अब सोल्व कैसे करेंगे कि आप ये देखो कि अभी उनके जो आयु का अंतर है वो 14 वर्ष है, तो 8 साल पहले भी 14 वर्ष ही होगा अंतर। अंतर कभी चेंज नहीं होता है, अंतर कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इनका जो अंतर आ रहा है, वो 2 आ रहा है। इस 2 का मान कितना है आपके पास 14 है, जो अंतर है वो 14 वर्ष। भाई आयु में अंतर कभी चेंज नहीं होता है। आज अगर आपके दोस्त की आयु के बीच 10 साल का अंतर है तो 5 साल बाद भी 10 ही रहेगा, 5 साल पहले भी 10 ही होगा। ठीक है, अंतर चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों की आयु समान रूप से बढ़ेगी। तो 2 का मान 14, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7 है, तो 7 का मान कितना होगा बताइए। 7 का मान मल्टीप्लाई बाई 7 में 49 होगा। तो 8 साल पहले 49 था, तो 8 साल बाद मतलब प्रेजेंट में कितना होगा 57 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा 57 ईयर। तो वो सॉल्यूशन हुआ आपका, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी आपको, आप आसानी से टिक कर सकते थे। यहां से आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि किसी विद्यालय में 2/3 भाग बच्चे 1 से 12 आयु वर्ग के हैं। कोई विद्यालय उसमें 2/3 भाग जो बच्चे हैं वो आपके 1 से 12 साल के बच्चे हैं, 1 से 12 वर्ष के बच्चे हैं आपके पास, और बाकी जो 1/3 है वो अदर है आपके पास। 1/3, 2/3 गया तो कितना बचा 1/3। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो 1 से 12 वर्ष आयु के बच्चे हैं, इनमें से 3/4 है, इनमें से जो 3/4 है वो 1 से 8 साल के हैं, 1 से 8 वर्ष के हैं। अब आपको क्या पूछा जा रहा है आयु वर्ग के, तो आयु वर्ग 9 से 12, तो 9 से 12 मतलब 9 से जो 12 है आपके पास वो कितने होंगे बताइए। तो 2/3 है, उसका 3/4 इधर आ गया, तो 2/3 का 1/4 इधर आएगा। भाई 3/4 ये है तो 1/4 ये होगा। अब 1/4 ये तो कितना होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा 1/6। ये 1/6 पूरे का है क्योंकि 1 था, तो 1 का 2/3, फिर इसका 1/6 आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। सी आपका करेक्ट, मतलब सी का मतलब तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। क्या होगा, तीसरा। भाई अच्छे से समझ लो, भाई आपने एक ले, टोटल वैल्यू आपके पास एक थी, एक का 2/3 1 से 12 वर्ष, फिर इसका 3/4 1 से 8 वर्ष, और इसका 1/4, इसका 1/4। भाई इसका 2/3 का 3/4 लिख लो यहाँ पे, 2/3 का 3/4, तो 2/3 का 1/4 क्या होगा 9 से 12, 9 से 12 कितना आ रहा है 6, 1/6 भाग आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपको सीके सर बताएंगे। चलिए, बिल्कुल कैलेंडर का क्वेश्चन है और डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे कि जब आपको तारीख समान दे रखी हो, यानी 2011 वर्ष है और क्रिसमस के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा बोला है कि यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया तो वर्ष 2012 में
क्रिसमस किस दिन मनाया जाएगा। यानी कि 25 दिसंबर 2011 को वार कौन सा था, रविवार। तो हमें यहाँ 25 दिसंबर 2012 का वार पूछा है। अगर दोनों के बीच में 29 फरवरी आएगी तो इस रविवार में 2 बार ऐड करूंगा। रविवार में कितने बार ऐड करूंगा, 2 बार। मेरा उत्तर क्या आएगा, मंगलवार। अगर 28 फरवरी आती तो दोस्तों आपके रविवार के अंदर में +1 ही करता और मेरा उत्तर सोमवार आता। मैं यहाँ 29 और 28 फरवरी के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा मंगलवार बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन यानी कि 1 नंबर वाला मेरा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों। करो या मरो का जो नारा दिया गया था 1942 के अंतर्गत दिया गया था। जो असहयोग जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, कौन सा हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। कब हुई थी इनकी, 8 अगस्त 1942 की शुरू हुआ था। तो शुरू होने से पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, या करो या मरो का मतलब दोस्तों मरना नहीं था, कि हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हालांकि यह जो आंदोलन हुआ था सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि शुरू होने से पहले ही इसके जो बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। तो अपना बी महात्मा गांधी 2 नंबर के अंतर्गत है, तो 2 नंबर का आंसर सत्य होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मैथमेटिक्स का है, जो रास्टर बताने वाले हैं आपको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि 12.5% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट, 12.5% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 में बेचा जाता है। तो इस प्लेट का अंकित मूल्य क्या होगा भाई। प्लेट का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं एमआरपी है x। अब इस पे आप एक 12.5% की छूट दे रहे हो और एक आप 10% की 2 क्रमागत छूट दे रहे हो, 2 छूट दे रहे हो आप, और उसके बाद आप 6300 में बेच रहे हो। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, 12.5% का मतलब सीधा सीधा दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए कि 1/8 होता है। 10% का मतलब सीधा सीधा 1/10 होता है। यानी x रुपए में पहले वस्तु 8 रुपए, 1/8 की कमी हो मतलब 8 से कम होकर वैल्यू 7 की होगी। कितनी होगी, 7। फिर 1/10 की कमी हुई मतलब वैल्यू 10 से कितनी होगी, 9 हो गई। तो कितना आ गया आपके पास आंसर, 6300 आ गया। कितना आ गया, 6300। तो काट दो, 9 सत्ते 63 से 63 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, ये 80 इंटू 100, 8000 आपका आंसर आ गया। 8000 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो एमआरपी क्या आएगी आपको, 8000 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपका है चक्रवृद्धि ब्याज का, कि 37,500 रुपए के मूलधन का 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, 37,000, ध्यान से समझना, मैं एक ही लाइन में आंसर बताऊंगा आपको। 37,500 था, तो पहले एक वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। पहले एक वर्ष में 8% दर लगेगी, 8% ब्याज लगेगा। 8% आप इसका निकालोगे तो कितना होगा, 8% निकालोगे तो निकाल लो, 2 जीरो काट दो, 8 पंजे 40, 8% निकाल लो इसका। भाई 8% निकालने के लिए 1% निकालेंगे। 1% का मान कितना होगा, 375। तो 8% का मान कितना होगा, सीधा सीधा 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटा देते हैं। 8 पंजो 40, 8 7 56 4 60 6 8 3 24 6 30, 3000 ऐड कर दो इसमें। 3000 ऐड करोगे तो कितना होगा आपके पास, ये 40,500 आ जाएगा। कितना आएगा, 40,500। क्लियर है। अब फिर आप आधे वर्ष का निकालोगे, आधे वर्ष का ब्याज। तो आधे वर्ष का ब्याज कितना होगा, 4% हो जाएगा, 4%। अब 1% का मान कितना है, यहाँ पे 1% का मान है 405। तो 4% का मान कितना होगा, 4 पंजो 20, 4 चौक 16, 1620। तो 1620 ऐड कर दो भाई, 1620 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। फिर 6 5 11 और ये होगा 41,120। 41 नहीं आएगा भाई, 42 आएगा ना, 4 भी है आपके पास भाई। ये हो गया आपके पास 1620 है ना, 0 20 आ गया आपके पास। और ये हो गया आपके पास 6 5 11 और 1 और 1 2, 42 आएगा भाई, 42,220। तो 42,120, 120 का मतलब सी का मतलब कौन सा आएगा, सी दूसरे में है भाई, दूसरा आपका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, राइट आंसर। आप आसानी से निकाल सकते हो, फटाफट निकाल सकते हो आसानी से। आंसर कितना होगा, 8% और 4%। क्लियर है। एक बार 8% निकाला, 4% निकाला, फटाफट ऐड कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत भाई,
आगे बढ़े, चलिए इसको आप परसेंटेज सक्सेसिव निकाल के भी कर सकते थे कि 8% 4% का सक्सेसिव निकाल के भी कर सकते थे फटाफट, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम हो जाएगा, इसमें फटाफट निकाल सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सुनामी वाला। ये सर आपको रंजीत सर बताएंगे इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, सुनामी है जो हार्बर वेव बोला जाता है, इसको क्या कारण है दोस्तों? सुनामी अक्सर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो समुद्री किनारे राज्य होते हैं उन्हीं में ज़्यादा सुनामी देखने को मिलती है। जैसे अपना ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, उन्हीं राज्यों में आपको ज़्यादा सुनामी के बारे में सुना होगा आपने। तो समुद्र तल से आने वाला भूकंप, बी है चक्रवात, सी है भूमि पर ज्वालामुखी का विस्फोट। देखो, भूमि पर ज्वालामुखी का विस्फोट से कोई मतलब नहीं है, चक्रवात से कोई मतलब नहीं है, सूखा से कोई मतलब नहीं है। समुद्र तल से आने वाला जो भूकंप होगा, अगर समुद्र में भूकंप आएगा तो लहरें तेज होगी, लहरें तेज होगी तो जो समुद्र का पानी होगा एक बहुत तेज गति से चलेगा दोस्तों हवा के साथ। तो ए आंसर सही होगा, ए आंसर अपने एक के अंतर्गत ही सत्य है, बिल्कुल ए सत्य होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपूरक कोण है। इस कोण के बारे में आपको फिर से राज सर समझाएंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो अनुपूरक कोण क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जो पूरक कोण होते हैं ना, पूरक कोण वो होते हैं जैसे दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। और अगर दो एंगल का सम आपके पास 180 डिग्री आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इनको क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और इस सप्लीमेंट्री को ही अनुपूरक बोला जाता है भाई, सप्लीमेंट्री को ही अनुपूरक बोला जाता है। तो 180 डिग्री यानी कोण जिनका मान 180 डिग्री आएगा वो अनुपूरक कोण होते हैं। क्लियर है भाई, 180 डिग्री वालों को ही अनुपूरक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपको रंजीत सर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आंखों में लेंस का क्या तात्पर्य है? भाई, हम अपनी आंखों में जो लेंस है उसका मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? पहला बोल रहा है कि आंखों को न्यूनतम करता है। दोस्तों, आंखों को न्यूनतम करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगला है कि चित्र का संदेश मस्तिष्क तक भेजता है, चित्र का भेजता है। जैसे हमारा लेंस देगा वो मस्तिष्क को बोलेगा हाँ भाई तेरे सामने वो चीज़ खड़ी है, इसका मतलब ये भी नहीं होता है। और सी ऑप्शन है कि आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे आंखों की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन करता है। हमें अगर नज़दीक की जो चीज़ देखनी होगी नज़दीक ही करता है, लंबी को देखना है तो लंबी हमारे लेंस में है, जो हमारी नज़र है उसको परिवर्तित करता है दोस्तों। तो यहाँ सी देखने को मिलेगा मेरे को 3 नंबर के अंतर्गत, और जो राइट आंसर होने वाला है आपके सामने 3 नंबर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक का पुत्र बी होगा, ये पुत्र पुत्री आपको शिक्षा से समझाएंगे दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन को लेकर के, थोड़ा समझना पड़ेगा। ए पुत्र है बी का, ए पुत्र है बी का, भाई ए बी का पुत्र है तो पुत्र है इसलिए प्लस हो गया। और सी देखो, ए पुत्र है बी का तथा पिता है सी का, ए पुत्र है बी का, ए पुत्र है बी का तथा पिता है सी का, यानी सी का पिता है। तो यहाँ पर जेंडर के बारे में मुझे सिर्फ ए के बारे में पता चल रहा है। तो ऐसे पूछा है बी किस प्रकार सी से संबंधित है, बी किस प्रकार सी से संबंधित है, तो यह जेंडर ही क्लियर नहीं है दोस्तों, जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। डी उत्तर मेरे 1 नंबर ऑप्शन में है, इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, उन 4 में से एक ऑप्शन है दोस्तों जो मृत व्यक्ति की याद में नहीं बनाया गया है, उनकी स्मारक में नहीं बनाया गया है। पहला है बीवी का मकबरा है जो अपनी बीवी की याद में बनाया गया है। दूसरा ताजमहल, सब जानते हैं कि किसकी याद में बनाया गया था। अगला है चार मीनार। चार मीनार कहाँ पे है भाई? हैदराबाद तेलंगाना में। चार मीनार है हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में, जो हैदराबाद की, जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो ये जो चार मीनार बनाई हुई है ये किसी भी मृत व्यक्ति की याद में नहीं बनाई गई है। तो आंसर होने वाला है सही सी। तो सी हमारे दिया हुआ है 4 नंबर में, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, यानी पहला जो आधिकारिक हुआ था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कौन सी 2 टीमों के मध्य हुआ था? हाल ही में भी टेस्ट मैच चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, लेकिन बात चल रही है पहले अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक मैच की। कनाडा और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया
कनाडा और अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका दोस्तों। तो सही आंसर होने वाला है अपना डी। तो डी मेरे को मिल रहा है 3 नंबर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, उसका निर्माता किसको माना जाता है? नरसिम्हदेव फर्स्ट को, महेंद्र वर्मन को, खारवेल को या पुलकेशियन फर्स्ट को? दक्षिण भारत का राजा था दोस्तों पुलकेशियन फर्स्ट, जो हर्षवर्धन आया था भारत के अंतर्गत। जब भारत में जब हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, तो पुलकेशियन ने ही उसको हराया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा नरसिम्हदेव फर्स्ट। क्या होगा? नरसिम्हदेव फर्स्ट ने कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण कराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में किन देशों को शामिल किया गया है? विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के द्वारा जो हमारा हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, उसमें कौन से 2 देशों को शामिल किया गया है? जिसमें एक तो है दोस्तों मेडागास्कर, दूसरा है कोमोरोस। दूसरा कौन सा है? कोमोरोस। तो ए और सी इसका डी आंसर सही होने वाला है और डी है अपने 4 नंबर में। तो राइट आंसर होगा इनका 4 नंबर। और जो मोजाम्बिक है दोस्तों, मोजाम्बिक में भारत ने 2018 में मोजाम्बिक देश के साथ एक समझौता किया था, जहां भारत ने 100-200 टन दाल उगाने की दोस्तों समझौता हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो आपको राज सर बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पजल टाइप क्वेश्चन है। इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। इसमें आपके 68 से लेकर 70 तक क्वेश्चन है, यानी 68, 69 और 70 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इसमें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि अमर, बाबू, सेरा तथा दिव्या ने 4 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया। 4 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व किया, जिनके 4 विकल्प 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं। ये प्रश्न संख्या पहला है, इसका ऑप्शन 2, ये ऑप्शंस दे रखे इधर। भाई अमर ने दूसरा ऑप्शन टिक किया, बाबू ने पहला ऑप्शन टिक किया पहले का, सेरा ने पहला टिक किया, दिव्या ने तीसरा टिक किया। फिर दूसरे ऑप्शन में अमर ने चौथा टिक किया, बाबू ने तीसरा टिक किया, सेरा ने दूसरा टिक किया, दिव्या ने फोर्थ ऑप्शन टिक किया। आगे क्या बोला जा रहा है? बाबू ने सभी 4 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, यानी बाबू ने सभी 4 गलत दिए। भाई बाबू कहां पर है? यहां पर है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो दोबारा बना रहा हूं इसको। यहां पे मैं प्रश्न संख्या लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4 और यहां पे ऑप्शन लिख रहा हूं आपके। ऑप्शन 1, यहां पे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। इसके भी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। इसके भी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। इसके भी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। ये आपके पास प्रश्न है। यहाँ पे ये आपके पास क्या है? प्रश्न। अब देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। आपको क्या बोला जा रहा है कि बाबू ने सभी 4 के गलत उत्तर दिए, यानी बाबू ने 4 गलत उत्तर दिए। भाई पहले का गलत उत्तर दिया ए, तो पहले का जो ए है वो गलत उत्तर है, पहले का फर्स्ट गलत उत्तर है भाई। ठीक है, फिर बाबू ने दूसरे का ऑप्शन क्या दिया? तीसरा, तो दूसरे का तीसरा ऑप्शन गलत है भाई। दूसरे का तीसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। फिर क्या बोला जा रहा है? बाबू ने तीसरे का चौथा दिया, तो तीसरे का चौथा भी गलत है आपके पास। आगे क्या बोला जा रहा है आपको कि बाबू ने जो है चौथे ऑप्शन का आंसर 2 दिया, वो भी गलत है, क्योंकि बाबू ने 4 गलत दिए ना, तो जो बाबू ने टिक किए वो सारे गलत है। अब क्या बोला जा रहा है? अमर के पहले 2 उत्तर निश्चित रूप से गलत है। अमर के पहले 2 गलत है, यानी पहले का 2 ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले का 2 ऑप्शन नहीं हो सकता। और दूसरे क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, दूसरे का चौथा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है कि आगे बोला जा रहा है कि दिव्या ने 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। दिव्या ने 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, परंतु प्रश्न संख्या 4 का उत्तर निश्चित रूप से गलत दिया। अब दिव्या ने 4 का उत्तर क्या दिया? दिव्या ने 4 का उत्तर 4 दिया, वो जो निश्चित रूप से गलत है, तो 4 का चौथा गलत है भाई। 4 का चौथा क्या है? गलत है। अब आपको क्या बोला जा रहा है? अमर तथा सेरा ने केवल एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। अमर कहां पे आपके पास? अमर और सेरा ने, देखो अमर और सेरा ये गलत दिया इसने। अमर और सेरा ने जो है ना आपके पास, वो एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब देखो अमर, यहां पे ध्यान देना, ये पहले ऑप्शन का पहला गलत है भाई, यहां से भी देख सकते हो, क्योंकि पहला इसने टिक किया है। और दूसरे क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा किया इसने, चौथे प्रश्न का दूसरा उत्तर, दूसरा यहां भी गलत है, तो यहां भी गलत होगा। यानी सेरा ने 2 और 3 में से सही उत्तर दिया होगा। एक सही दिया है, तो सेरा ने 2 और 3 में से सही दिया होगा, और अमर ने इन दोनों में से सही उत्तर दिया होगा। इनका एक सही है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। इसको मैं आगे लिखूंगा, या 3-4 आगे लिख देंगे, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आगे है, यानी पहले प्रश्न में से तीसरा चौथा सही हो सकता है,
तीसरा चौथा ऑप्शन सही हो सकता है, दूसरे में पहला दूसरा सही हो सकता है, तीसरे में पहला दूसरा तीसरा सही हो सकता है, चौथे में पहला तीसरा सही हो सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वापस 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब वापस से देखते हैं कि तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे आपके, इसमें ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसमें ये गलत हो जाएगा, इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या है आपके पास, दूसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है भाई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो, क्वेश्चन है कि दिव्या ने निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे, दिव्या ने कौन से 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे। तो दिव्या के देखो भाई, दिव्या ने चौथे का गलत आंसर दिया है, अब पहले का तीसरा आंसर दिया है, दूसरे का चौथा दिया है। अब पहले का तीसरा दिया, ध्यान देना दिव्या की बात हो रही है, पहले का तीसरा दिया तो सही हो सकता है भाई, पहले का तीसरा सही हो सकता है। दूसरे का चौथा दिया है तो दूसरे का चौथा गलत होगा भाई, दूसरे का चौथा क्या होगा, गलत। तो पहला और तीसरा आंसर, पहले और तीसरे का सही, मतलब जो ये देखो पहला क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है दिव्या का, क्योंकि ये 2 तो डेफिनेटली गलत हो गए भाई, ये 2 तो डेफिनेटली गलत हो गए, ये 2 सही हो सकते हैं, ये 2 सही हो सकते हैं, पहले का तीसरा और आपके पास तीसरे का पहला सही हो सकता है, पहले का तीसरा सही हो सकता है। तो दिव्या ने पहला पर्सन और तीसरा पर्सन सही कर सकती है दिव्या, पहला और तीसरा पर्सन का मतलब बी आपका राइट आंसर हो सकता है, बी आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रश्न 4 का सही उत्तर दिया है। अब यहां पे वापस लिख रहा हूं 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों गलत थे, फिर 1 2 3 4 ये दोनों गलत थे, ठीक है। फिर 1 2 3 इसमें 4 गलत था, फिर 1 2 3 4 इसमें 4 और 2 गलत थे। ये है आपके पास, ये प्रश्न और इनके सही ऑप्शन यहाँ पे। तो 4 का सही उत्तर किसने दिया होगा, 4 का सही उत्तर देखो, यहां से जाएंगे हम, 4 का सही उत्तर किसने दिया होगा, 4 का सही उत्तर, तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर 1 और 3 हो सकता है। तो 1 और 3 चौथे का किसने दिया होगा, 3 अमर ने दिया भाई, 1 तो कहीं नहीं दिया, 3 अमर ने दिया है, तो अमर ने सही उत्तर दिया होगा भाई, अमर ने दिया चौथे प्रश्न का तीसरा ऑप्शन, क्योंकि या तो तीसरा सही होगा या पहला सही होगा, या तो तीसरा सही होगा या पहला सही होगा, चौथा ऑप्शन का, चौथे प्रश्न का या तो आंसर पहला सही होगा या तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब पहला तो किसने ऑप्शन नहीं दिया है, बस तीसरा जरूर अमर ने टिक किया है, तो अमर का इसका आंसर क्या आएगा आपके, अमर आएगा भाई, अमर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, अमर भाई, अमर ने सही किया है, चौथा प्रश्न अमर ने सही किया है, ठीक है, क्योंकि चौथे के पहला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा अमर ने दिया था, तीसरा किसने दिया था, अमर ने। तो दोस्तों अमर ने सही उत्तर दिया है, इसका अमर ने सही उत्तर दिया है, ठीक है। अब आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि निम्नलिखित में से किस प्रश्न का उत्तर सेरा ने सही दिया है, सेरा ने किसका सही दिया है। अब देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को कैसे हिट करेंगे हम। आप देखो सेरा और अमर ने एक एक प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अब अमर ने तो चौथे का तीसरा दे दिया था, अभी पिछले क्वेश्चन में तीसरा दे दिया, तो ये गलत होगा, अमन का गलत होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अमर ने एक ही सही दिया है और वो चौथे का तीसरा ऑप्शन किया है, चौथे का तीसरा ऑप्शन, समझ रहे हो, अमर ने एक ही सही दिया है और वो चौथे का तीसरा ऑप्शन दिया सही, अमर ने चौथे का तीसरा ऑप्शन सही किया है और चौथे का तीसरा सही किया तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अमर ने चौथे का तीसरा सही किया है तो ये गलत होगा अमर का, क्यों, क्योंकि अमर एक ही प्रश्न सही कर रहा है। अब जब अमर का ये गलत है, इसका मतलब तीसरे का तीसरा आंसर नहीं हो सकता, तीसरे का तीसरा नहीं होता, तो तीसरे का तीसरा इसने भी किया था, इसका भी गलत हो गया, सेरा क्या। अब सेरा के पास एक ही चॉइस बचेगी, सेरा ने दूसरे का 2 ऑप्शन दिया है, अब सेरा ने एक सही किया, मतलब यही सही किया होगा, कौन सा सही किया होगा, दूसरा पर्सन सही किया होगा, सेरा ने कौन सा सही किया होगा, दूसरा पर्सन। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास कि सेरा ने पर्सन संख्या 2 सही की होगी, पर्सन संख्या 2 सही, तो पर्सन संख्या 2 का मतलब बी आपका राइट आंसर, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। इसको थोड़ा समझना है आपको, इसको थोड़ा आपको समझना है, ठीक है, स्ट्रक्चर को समझ लेना आप, इस स्ट्रक्चर को आपको समझना है कि यहाँ पे अमर बाबू का देगा, यहाँ पे पर्सन संख्या और इनके क्या क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके डीआई का है, निम्न आरेख में दुकानदार द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या दर्शाई गई है। साइकिलों की संख्या मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा, ये सोमवार है, मंडे, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे है, वेंसडे,
और ये थर्सडे है, और ये फ्राइडे है, और ये सैटरडे है, और ये संडे है। और इसमें वैल्यू जो है वो 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है। ये बेची गई साइकिलों की संख्या है। आपको बोला जा रहा है बृहस्पतिवार से रविवार तक कितनी साइकिलें बेची गई। बृहस्पतिवार थर्सडे से लेकर रविवार तक कितनी साइकिलें बेची गई। 12 और 10 22 और 7 29 और 11 40। तो 40 साइकिल का मतलब सी आपका राइट आंसर, तीसरा आपका राइट आंसर आएगा, तीसरा आपका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो सीके सर बताएंगे आपको। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। देखो हम साइंस में पढ़ते हैं ना एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है। प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, एकिनोडर्मा, एलिनीडा। तो प्रोटोजोआ मेरे ख्याल से आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं होगी, ए दे रखा है और ए हमारे कौन से ऑप्शन में है, 1 नंबर में ही है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है अपना 1 नंबर होगा। अब बात करते हैं हम इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं, यहाँ बौद्ध गुफाएं के बारे में बात चल रही है। उनका नाम है कार्ले, किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और असम। कौन से राज्य में है दोस्तों बौद्ध गुफाएं है। जो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत है। बौद्ध गुफाएं कहाँ पे है भाई, महाराष्ट्र राज्य में है। अगर अजंता एलोरा गुफाओं की बात करें दोस्तों, वह भी महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ही है। और अगला क्वेश्चन है कि अतीत में पाए जाने वाले जंतु, अतीत का मतलब है कि इतिहास में पाए जाने वाले, यहाँ अतीत का क्या मतलब है, इतिहास। इतिहास में पाए जाने वाले जंतु, पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवों के परिरक्षित अवशेषों या चित्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। यानी इतिहास में पाए जाने वाले जंतु, पेड़ पौधों, उनके जीवों को या उनके जो अवशेषों को दोस्तों एकत्रित कर रखा है, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। पुरातत्व विभाग। देखो पुरातत्व विभाग नहीं कहा जाता है, क्योंकि पुरातत्व विभाग तो हम उनको कहते हैं जो हमारे पुरातन स्थान है उनकी खोज करता है। बी है मुद्रा शास्त्र, इनको कहा जाता है दोस्तों मुद्रा शास्त्र। जो बी होगा हमारे, बी किस में दे रखा है, 1 नंबर में दे रखा है, तो 1 सही होगा। जीवाश्म विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। भू विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों जमीन के बारे में अध्ययन किया जाता है कि जमीन के अंदर क्या होगा, इसको जियोमॉर्फोलॉजी का भी नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। मेरे ख्याल से ये तो हर स्टूडेंट को आता होगा दोस्तों, एक इजी सा क्वेश्चन है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गैलीलियो ने किया था। और गैलीलियो जो ए आंसर है हमारा, ये दे रखा है 3 नंबर में, तो 3 सत्य होगा भाई। सत्य क्या होने वाला है, 3 नंबर सत्य होने वाला है। क्वेंडिश है, हार्वे है, न्यूटन है, इन्होंने नहीं किया था दोस्तों। क्वेंडिश ने हाइड्रोजन का किया था। क्वेंडिश ने किसका किया था, हाइड्रोजन का किया था। अगला है कि 1 डेका लीटर कितने लीटर के समान होता है। देखो यहाँ डेका लीटर की बात चल रही है, तो 1 डेका लीटर में कितने लीटर के समान होता है। पहला 0.1 लीटर, दूसरा 10 लीटर, तो 1 डेका लीटर होता है 10 लीटर के बराबर। ठीक है भाई, 1 डेका लीटर बराबर, 1 डेका लीटर बराबर कितना होता है, 1 डेका लीटर बराबर 10 लीटर। तो राइट आंसर होगा अपना बी। बी किस में दे रखा है, 1 नंबर में, तो 1 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। देखो राज्य की बात चल रही है और दूसरी चल रही है कार्यकारी अध्यक्ष की। यहाँ 2 चीजों पे फोकस करना। पहला तो राज्य है, अगर यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन होता कि हमारे देश का कार्यकारी अध्यक्ष कौन हुआ है, तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत बात की गई है कि राष्ट्रपति भारत का कार्यकारी अध्यक्ष होगा दोस्तों। लेकिन जो मुख्य कार्य होता है, जो मुख्य अध्यक्ष होता है देश का, वह प्रधानमंत्री होता है। यहाँ राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष की बात चल रही है, जो राज्यपाल होगा। और राज्यपाल बी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, अपने डी में दे रखा है, तो जो सही आंसर होने वाला है अपना 4 नंबर होगा। बिल्कुल भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा होगा। ये क्वेश्चन भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वह पृथ्वी किस आकार की है। कई जगह पढ़ते हैं गोलाकार है, कई जगह पढ़ते हैं अंडाकार है। आज देखते हैं, देखो पृथ्वी का आकार कैसा है। पहला है चपटा गोल, दूसरा पूर्णतः गोल, सी मुख्यतः समतल, डी पूर्णतः गोलार्ध। देखो मुख्यतः समतल नहीं है, ना ही पूर्णतः गोलार्ध है और न ही पूर्णतः गोल है दोस्तों। चपटी
गोल है। कौन सी है? चपटी गोल है, यानी ध्रुवों से थोड़ी बहुत दबी हुई है, या चपटी का मतलब है यानी एक अंडाकार आकृति बोल सकते हैं हम इसको, पृथ्वी को अंडाकार आकृति बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संक्षिप्त शब्द वृक्ष में बी का क्या अर्थ है। देखो वृक्ष के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। वृक्ष BRICS, यहाँ वृक्ष, बी का मतलब है ब्राजील, बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रशिया यानी रूस, आर का मतलब है रूस, आई का मतलब है इंडिया, इंडिया यानी भारत, सी का मतलब है चाइना, सी का क्या मतलब है चाइना, और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। एस का क्या मतलब है भाई? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों इन 5 देशों का एक संगठन है जिसकी हर साल मीटिंग होती है। इस बार भी जुलाई में इसकी मीटिंग फिक्स थी, जो पिट्सबर्ग के अंतर्गत होने वाली थी दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन इस कोरोना काल की वजह से उसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। तो यहाँ हमें बी का मतलब पूछा गया है, तो बी से ब्राजील होगा, और ब्राजील हमारे सी ऑप्शन है, और सी किस में दे रखा है दोस्तों? 4 नंबर में दे रखा है। तो सत्य जो आंसर होने वाला है अपना 4 नंबर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैथ्स का है, जो राज सर आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहें। चलिए क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि टंकी 2 पाइपों एक्स और वाई, 2 पाइप आपके पास एक एक्स और एक वाई है, दोनों क्रम से 5 घंटे और 10 घंटे में भरी जाती है। दोनों क्या हो रहे हैं? दो पाइपों से टंकी जो है 5 घंटे में 10 घंटे में भरी जाती है। एक एक्स है एक वाई है, ये 5 घंटे में भर रहा है और ये 10 घंटे में भर रहा है, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है? अन्य पाइप जेड है, वो भरी हुई टंकी को 20 घंटों में खाली कर रहा है। ये पाइप जेड है, ये भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर रहा है। माइनस और ये प्लस प्लस का मतलब होता है भर रहा है, और माइनस का मतलब खाली कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो आप देखो, हम टोटल वर्क लेते हैं। सबसे पहले टोटल जो टंकी की कैपेसिटी है उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 20। तो इसकी जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी, उसका इसमें डिवाइड करते कितनी आएगी? 4। इसकी एफिशिएंसी 10 दूना 20, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। मतलब ये अगर 20 यूनिट है तो ये 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा, ये 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा, और 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा। क्या करेगा? खाली करेगा, ठीक है। 5 घंटे में 20 यूनिट भर रहा तो 1 घंटे में 4 भरेगा। डिवाइड कर देंगे इसका, तो तीनों की एफिशिएंसी निकालता हूं मैं 1 घंटे में। 1 घंटे में तीनों मिलके x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों मिलके कितनी भरेंगे? 4 प्लस 2 माइनस 1, मतलब 5 यूनिट भरेंगे। तो टोटल टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 में 5 का भाग दे देंगे, तो 4 घंटे में पूरी टंकी भरेगी। 4 घंटे में पूरी टंकी मतलब बी, और बी का मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों देखते चलिए इस क्वेश्चन को। एक कंपनी में 10 कर्मचारियों में 36,200 रुपए वेतन मिलता है, और 15 कर्मचारियों को कितना मिलता है? 33,500। यानी 10 को मिलता है प्रत्येक को कितना? 36,200, और 15 को मिलता है कितना? 33,500। तो हम क्या करेंगे? पहले टोटल वेतन निकालेंगे। टोटल वेतन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 कितना आएगा? ये 3,62,000 आ जाएगा, और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 15 5 75 7, और 15 पूर्ण 75 7 82 8, 15 3 45 53 5, और 45 से 5 50, और डिवाइड बाई टोटल कितना आएगा? 25 करेंगे। तो अब इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो देखो ये 3 और ये 3, 250 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 3 और 2 5 आ जाएगा आपके पास, और ये 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। अब इसमें 25 का डिवाइड करो, तो 25 करेंगे, 25 थी 75, 25 थी कितना आएगा? 75 आएगा भाई। कलर चेंज कर लेता हूं भाई, ठीक है। तो कितना आएगा? 25 थी 75, अब 3 सभी में आ रहा है। फिर 75 के बाद कितना बचेगा आपके पास? 11 बचेगा, 115, 25 चौक 100। तो 4 किस में आ रहा है? इस पे 4 नहीं आ रहा है, इसमें 4 नहीं आ रहा भाई, ठीक है। और 100 में 15 बचेगा, फिर आगे आपके पास आएगा 152, 15 बचेगा यहाँ से 152, 25 का 150। तो 6 किस में आ रहा है भाई साहब? इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। 150 के बाद 2 बचेगा आपके पास, कितना बचेगा? 2, और 2 5, 25 से कम 25, तो 6। ये आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे 0 लगा दो डिवाइड करने पे। तो 1 किस में आ रहा है भाई? चौथे में आ रहा है, चौथा आपका सही आंसर है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। तो एवरेज का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, इसको सीके सर बताएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, विषम पद बताना है। ऑप्शन के अंतर्गत दिया हुआ है कि शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गोरैया, इनमें विषम कौन सा है? यानी 3 4 तो 3 समान है, और एक जो अलग है, इसमें जो अलग है
वह है शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों? ए है अपना, तो 2 नंबर का आंसर सही होने वाला है। कौन सा होगा? 2 नंबर का इसमें सही आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैथ्स का है, जो राज सर बताएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, और इसका मान आपको कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। इसमें आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी और a प्लस बी, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? a प्लस बी इक्वल क्या आ रहा है? 5, यानी कट जाएगा तो आपको a माइनस बी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। a माइनस बी का मान 5 लिख रहे हैं, और यहां से आपको 2ab का मान मिल जाएगा 7। यहां से 2ab का मान क्या मिल जाएगा? 7। आपको a² प्लस b² निकालना है, तो a² प्लस b² डायरेक्ट होता है। अगर a माइनस बी दे रखा हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर यानी 5² प्लस 2ab 7 है, तो 25 और 7 कितना आएगा आपके पास? 32। 25 और 7 32, यानी a आपका करेक्ट आंसर है। a का मतलब चौथा आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये सर आपको रंजीत सर बताएंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपसे कि अरुणा आसिफ अली को ... में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। यानी सबसे पहले विदेशों के अंतर्गत भारतीय जो थी अरुणा आसिफ अली ने कहां पर दोस्तों ध्वज फहराया गया था? इन्होंने लंदन में फहराया था। कहां पे पहनाया था? लंदन में पहनाया था। और जो बी आंसर होने वाला है अपना 4 में होगा, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथमेटिक्स का है, जो राज सर आपसे बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या आपके सामने कि एक व्यक्ति 25% की हानि पे एक मैच को 4200 में बेचता है। 4200 में, ध्यान समझना, कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो भाई साहब 25% की हानि का मतलब 75% में बेचेगा, और 75% का मान कितना दे रखा? 4200 रुपए, यानी 75% का मान 4200 रुपए आपको दे रखा है। कितना दे रखा? 4200। आपको बोला जा रहा है 25% लाभ कमाने के लिए इसको कितने में बेचना पड़ेगा? तो 100 रुपए की वस्तु को 25% लाभ के लिए 125 में बेचना पड़ेगा। तो 125% का मान कितना आएगा? परसेंटेज से परसेंट कैंसिल, 25 थी 75, 25 पंजे 125, और ये 1400 कितना होएगा? 14 थी 42 होता है, तो 14 5 जा 70, और 7000 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7000। ए आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन ए का मतलब कौन सा है? ए का मतलब है तीसरे पे करेक्ट करना है आपको। क्या करना है? तीसरे पे करेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 मिनट 12 सेकंड का समय 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? 1 मिनट 12 सेकंड, भाई 1 मिनट 12 सेकंड, इसका मतलब क्या होता है? 60 प्लस 12 मतलब 72 सेकंड, 72 सेकंड है। और 1 घंटे का मतलब कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। तो आपको बताना है कि 72 3600 का कितना है। तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि 1/50, 1/50 का मतलब 2%, 2% का मतलब तीसरा आपका राइट आंसर आएगा। 1/50 कैसे दिख रहा है भाई? 1/50 कैसे है कि 72 जो होता है वो 360 का कितना होता है? 1 बटा कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। अब ये 10 मल्टीप्लाई है तो 1/50 आ जाएगा 3600 का। ठीक है, आप देखो 72/3600 का कितना प्रतिशत है? मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो 36 दूना 72, तो 2% आ जाएगा। लेकिन ये बच्चों वाली आदतें छोड़ दो, आपको वैसे पता है कि 72 एक 360 का 1/5, तो 3600 का 1/50 मतलब 2% आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 16 के वर्गमूल और 4 के वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा? भाई 16 के वर्गमूल और 4 के वर्गमूल का गुणनफल बड़ा ही सिंपल है। 64 का कितना आएगा? 8 आएगा, तो 8 आपका राइट आंसर है। अरे कैसे? इसका वर्गमूल कितना आएगा? 4, इसका कितना आएगा? 2, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 का मतलब बी मतलब चौथे का बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो आपको सर बताएंगे, रंजीत सर। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों। वो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, और एनटीपीसी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि इस बार राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के पाठ्यक्रम से संबंधित महाराणा प्रताप के बारे में काफी चर्चा हुई थी, इसलिए चर्चा में रहा था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों। सही आंसर है ए चेतक है, और ए आंसर दे रखा है हमें 4 नंबर में, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो हाथी का नाम था दोस्तों राम प्रसाद।
क्या नाम था? हाथी का नाम था राम प्रसाद। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है रीजनिंग का, जो सीके सर बताएंगे आपको। बिल्कुल दोस्तों, दिशा परीक्षण से क्वेश्चन जा रहा है और पूछा है कि जूलिया अपने घर से उत्तर की ओर चली। तो उत्तर दिशा मैं इस तरफ ले रहा हूं दोस्तों। तो जूलिया अपने घर से उत्तर की ओर चली और कुछ समय बाद वे बाईं ओर मुड़ी। कुछ समय बाद वे बाईं ओर मोड़ दिया मैंने और फिर दाईं ओर मुड़ी। फिर किधर मुड़ी? दाईं ओर, यानी ऊपर की तरफ। दाईं, पहले तो मुड़ी बाईं ओर, फिर दाईं ओर मुड़ी और फिर से दाईं ओर मुड़ी, फिर से दाईं ओर मुड़ी। और अब उसका मुख किस दिशा में है? तो अब उसका मुख किस दिशा में है? इधर वाली दिशा कौन सी होगी? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में उसका मुख है। बी ऑप्शन देना है, वो कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर में। तो राइट आंसर मेरा होगा 3 नंबर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मैथ्स का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बस सवार है। बस पर सवार एक व्यक्ति पाता है कि बस 1 मिनट में 35 विद्युत खंभों को पार करती है। 35 विद्युत खंभे। भाई आपके पास एक खंभे है और कितने खंभे हैं आपके पास? 35 है। ऐसे कितने खंभे हैं? 35 है आपके पास। और प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी आपको दे रखी है क्या? यहाँ पे प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर। ये 50 मीटर है भाई। प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। और कितने खंभे आपके पास? 35 खंभे हैं। कितने? 35, यानी 1 2 3 ऐसे करके 35 खंभे आपके पास। कितने खंभे? 35। तो 35 खंभों के बीच की दूरी, टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी भाई? देखो जो खंभा होता है ना, उसको हम बस की लेंथ के अकॉर्डिंग नेग्लेजिबल मान सकते हैं, बिल्कुल नगण्य। ठीक है, तो टोटल कितना होगा? ये 50 × 35, तो कितना होगा? 0 5 25, 5 × 15 2 1750 मीटर आ जाएगा आपके पास। भाई 35 खंभे है ना आपके पास, तो 50 × 35, 50 × 35। क्लियर है? आया नहीं आया समझ में? 50 × 35 खंभों की भी दूरी कितनी होगी आपके पास? यहां से लेकर पहले पे 1 है, दूसरा 50 खंभे ऐसे आपके, तो 50 35 खंभों को पार करती है। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 5 5 25, 5 × 15 2 1750 मीटर होगी। अब आप बोलोगे सर इन खंभों की लंबाई चौड़ाई भी तो होगी ना। अरे भाई खंभों की होती तो दी हुई होती, लेकिन हम क्या मानते? बस की लंबाई बहुत बड़ी होती है और खंभा बस के हिसाब से क्या होता है? बिल्कुल पतला सा होता है, निग्लेजिबल होता है, तो उसको हम निग्लेजिबल मान सकते हैं। तो 1 मिनट में 35 खंभों को पार करती है, यानी बस है वो 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आ गया 1750 और 1 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 होता है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। कितना होता है? 60 सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। ये क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है आपको। किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करते हैं हम? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कट 0 से 0 कैंसिल। 5 से इसको काटोगे तो कितना होगा? 5 × 15 5 25 और ये 6 × 18, तो आंसर कितना आ गया? 105। 105 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। बी का मतलब कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मीणा ने एक कार खरीदने के लिए बैंक से 2,75,000 रुपए का ऋण लिया। कितने का लिया? 2,75,000 रुपए का ऋण लिया। 2,75,000 का 75,000 का ऋण लिया। उसने 8% प्रतिवर्ष की दर से 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा किया। साधारण ब्याज पे ले रहा भाई वो। तो 3 वर्ष के बाद भुगतान किया। 3 वर्ष के बाद उसने भुगतान किया। भुगतान के समय उसने 3,35,000 रुपए और एक पुराना स्कूटर साथ में मिला उसको। भाई भुगतान जब किया ना, जब 33,000 रुपए और एक पुराना स्कूटर बैंक को दे दिया। भाई स्कूटर भी तू रख ले, पैसे नहीं थे बेचारे के पास, तो उसने बोला भाई स्कूटर भी रख लो मेरे, ठीक है स्कूटर रख लो आप, मेरा पैसे आपके हो जाएंगे पूरे। तो आप ये बताओ, अगर एक साल में आपके 8% लग रहा है एक साल में, तो 3 साल में कितना साधारण ब्याज लगेगा? 24% लगेगा। तो आप मुझे ये बताओ, आप अगर टोटल जो आपका मिश्र धन होगा वो कितना होगा? 124% हो जाएगा। 124 होगा ना यार। बैंक को कितना चुकाएगा वो? टोटल जो अमाउंट है वो, टोटल अमाउंट कितना आएगा आपके पास? टोटल अमाउंट ध्यान से समझना, टोटल अमाउंट आएगा इसका 124%। 275 इंटू 124%, 124/100। क्यों भाई? अगर हम 100% लेते हैं, 100% मूलधन लेते हैं, उसमें 24% ब्याज दे रहा है, तो टोटल 124% हो जाता है। तो 124% निकाल लो यहां से। तो 0 से कितना आएगा? 0 कैंसिल। अब 275 है, तो 275 को हम ले सकते हैं यहाँ पे 25 से कम, 25 × 11 कर दो। 25 × 11, 275 को 25 × 11 कर रहा हूं ताकि मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो 0 आ जाएगा आपके पास। 25 को 124 से मल्टीप्लाई करो,
25 को 124 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी होता है। 25 चौक 100, कितना बचेगा 10, 25 दूना 50 और 10 60, बचा 6, 25 से कम 25 और 6 31, तो 3100 आ गया। कितना आ गया 3100। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो एज इट इज 1, 3 और 1 4 और 3, यह आ गया आपके पास 3,41,000। तो उसने कितना अमाउंट पे किया 3,41,000, लेकिन वो दे कितना रहा 3,35,000 दे रहा है। तो आपको बताना कि स्कूटर का मूल्य कितना है, तो यानी 3,41,000 जो है आपके पास वो क्या है, वो 3,35,000 और प्लस स्कूटर है, प्लस स्कूटर है भाई साहब, ठीक है। तो यहां से स्कूटर कितना आएगा बताइए, स्कूटर 6,000 आ जाएगा। स्कूटर कितना है, स्कूटर का मूल्य 6,000, क्योंकि दोनों बैलेंस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा ये, तो इस 6,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर, बी का मतलब चौथा सही आएगा। अरे भाई 3,41,000 में से 3,35,000 माइनस करेंगे तो 6,000 ही तो बचेगा। कितना बचेगा 6,000, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपको रंजीत सर बताएंगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। दोस्तों कुचिपुड़ी एक नृत्य है। क्या है कुचिपुड़ी, एक नृत्य है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह कौन से राज्य में हुई थी। ए ऑप्शन आपके सामने है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है ओडिशा, डी है केरल। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ए होगा आंध्र प्रदेश। और ए कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमारे 2 नंबर में, तो यह राइट आंसर होने वाला है बी आंसर होने वाला है। जैसे और भी कई चर्चा में रहता है, एक है सत्रिया, एक कौन सा है सत्रिया जो लोक नृत्य है वह कहाँ का है दोस्तों, असम का, काफी चर्चा में रहता है और कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है भाई सत्रिया लोक नृत्य कहाँ का है, असम का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का है, तो फिर राज सर आपसे बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपका एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 घंटियां, भाई घंटियां बजा रही है यहाँ पे, 3 घंटियां क्रम से 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पे बज रही है। 15 मिनट के एक पहली घंटी 15 मिनट के अंतराल पे, दूसरी 20 मिनट के अंतराल पे, तीसरी 30 मिनट के अंतराल पे बज रही है। तो वो एक साथ किस टाइम पे बजेगी, कितने मिनट के बाद बजेगी। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा, 15, 20 और 30 का एलसीएम। देखो 15 और 30 का एलसीएम तो 30 होता है, 30 और 20 का एलसीएम 60, यानी वो 60 मिनट बाद बजेगी, 60 मिनट बाद बजेगी। यानी पहली बार जब बजती है ना साथ में, तो उसके 60 मिनट बाद फिर एक साथ बजेगी, फिर 60 मिनट बाद फिर एक साथ बजेगी, मतलब 1 घंटा बाद बजेगी, 1 घंटे बाद। ये घंटियां भी 1 घंटे बाद बज रही है भाई, ये घंटियां भी 1 घंटे के बाद बज रही है। तो आपको बोला कि यदि घंटियां 11 बजे बज रही है, 11 बजे पूर्वार्थ बज रही है, ठीक है। तो पूर्वार्थ का मतलब मॉर्निंग की बात हो रही है, 11 बजे पूर्वार्थ बज रही है एएम, 11 एएम पे बज रही है भाई, 11 एएम पे बजेगी। तो वापस कब बजेगी, दोबारा वापस भाई 1 घंटा जोड़ दो आप इसमें, तो 12 बजे बजेगी भाई। कितनी बजेगी, 12 बजे। तो 12 बजे का मतलब ये बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। बी का मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। आया नहीं आया समझ में, कौन से कब बजेगी वो, बी 12 बजे बजेगी। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन या आपको सीके सर बताएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, इसमें भी दोस्तों बेमेल संख्या छाटनी है, यानी कि क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है आपके सामने। जैसा कि आपको प्रतीत हो रहा है, ये सारी की सारी संख्याएं वो क्यूब नंबर है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। लेकिन ये 36 है, ये दोस्तों 6 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। 125 है, ये आपके सामने 5 का क्यूब है और 216 है वो 6 का क्यूब है। तो यहाँ पर जो बेमेल संख्या है वो 36 है और 36 यानी ए ऑप्शन दे रखा है 3 नंबर में। ए ऑप्शन किसमें दे रखा है, 3 नंबर में। तो यहाँ पर ये भी हमें बातें ध्यान रखनी है दोस्तों कि कई बार एनटीपीसी के अंदर इस टाइप का पैटर्न भी फॉलो किया जाता है, तो आप इसकी पहले से ही प्रैक्टिस करके चले। क्वेश्चन में ही रीजनिंग है, क्वेश्चन में ही क्या देखने को मिल रही है, आपको रीजनिंग देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके साइंस से है दोस्तों कि तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या होगा। दोस्तों तरंग की जब आवृत्ति है उसमें वृद्धि होगी तो तरंग दैर्ध्य में क्या होगा। हमेशा हम पढ़ते हैं लेमड़ा के बारे के अंतर्गत भाई, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो तरंग दैर्ध्य की जो इसका तरंग दैर्ध्य होगा उसमें कमी होगी। तो बी आंसर है। तो बी किस में दे रखा है, अपने 2 नंबर में ही दे रखा है। तो सही आंसर इसका बी होने वाला है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना
निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है, यानी परमाणु भार की तुलना कौन से तत्व के परमाणु भार से की जाती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन, और कार्बन दे रखा है हमारे 4 नंबर में, तो 4 आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। यहाँ महाद्वीप के बारे में बात चल रही है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 4 नंबर में। ऑस्ट्रेलिया दे रखा है 4 नंबर में। और अगर सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ ले, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ ले दोस्तों, तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। बिल्कुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। मार्स गैस के रूप में किस गैस को जाना जाता है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मीथेन, जिसको CH4 के नाम से भी जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है, CH4 के नाम से भी जाना जाता है। और मीथेन ए जो आंसर दे रखा है हमारे 1 नंबर में दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब होगा इसका 1 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मैथमेटिक्स का, जो रास्टर बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 99 क्वेश्चन नंबर। और क्वेश्चन क्या बोला कि राज ने, भाई राज ने, यहाँ तो मेरा नाम आ गया भाई, यहाँ तो मेरा नाम आ गया। राज ने 4 विषयों में क्रमशः 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए। 67, 69, 78, एक में 67 प्राप्त किए, एक में 69, एक में 78 और एक में 88 अंक प्राप्त किए। अब 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हमें पता नहीं है, लेकिन अगर सभी का औसत की बात की जाए तो 80 है। सभी का औसत कितना भाई साहब, 80 है। 80 भाई, सबका औसत कितना है, सबका औसत 80 है। अब देखो मैं इसको डेविएशन से उड़ाऊंगा, मैं इसको क्या उड़ाऊंगा, डेविएशन से। कैसे, ये 80 है, ये 67 है, तो -13 का डेफिसिट है। यहाँ पे -13 की कमी है, कमी का मतलब डेफिसिट। और यहाँ पे कितनी होगी, -11 की कमी होगी। यहाँ पे -2 की कमी या +8 की अधिकता, +8 की अधिकता। आपको पता है एवरेज के केस में टोटल जो ये डेविएशन 0 होना चाहिए। माइनस की देखे तो माइनस कितना हो रहा है, माइनस के 24 और 2 26, माइनस के 26 हो रहा है, और प्लस का 8 है। लेकिन अभी भी आप अगर टोटल की बात करें, इन सबका टोटल देखें तो टोटल कितना हो रहा है, माइनस के 14, माइनस के 8 है ना, ये 26, माइनस के 18, तो ये कितना देगा, प्लस के 18 देगा, तभी तो टोटल 0 बनेगा। और प्लस 18 देने का मतलब 80 + 18, 80 + 18, 80 + 18 का मतलब 98। तो 98 आपका सही आंसर आएगा भाई, 98 आपका क्या आएगा, सही आंसर। क्लियर है, 98 सी का मतलब, सी कौन से में आ रहा है, पहले में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको सीके सर बताएंगे। और ये दोस्तों आपके कथन और निष्कर्ष यानी सिलोजिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपको 2 कथन और उसके बाद में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और आपको दिए गए कथनों को हमेशा सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो रहे हो। तो कौन से निष्कर्ष कथनों का तर्क संगत ढंग से अनुसरण करते हैं। कथन ये है आपके सामने, कुछ चिड़ियाएं गधे हैं, कुछ चिड़िया क्या है, गधे हैं। तो यहाँ पर चिड़िया लीजिए और उनको क्या करिए, गधों के साथ में गोला टच करवाइए। कुछ गधे मूर्ख है, कुछ गधे क्या है, मूर्ख है। तो ये मूर्ख हो गया। पहला निष्कर्ष बोला है सभी चिड़ियाएं मूर्ख है। तो दोस्तों आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, जब कथन में कुछ कुछ दे रखा हो तो सभी वाला निष्कर्ष तो बिना देखे ही आपको गलत करना है। दूसरा बोला है कुछ चिड़ियाएं मूर्ख है, तो चिड़िया और मूर्ख का कोई यह संबंध नहीं हो रहा है, तो सेकंड वाला भी क्या होगा, गलत होगा। तो हम ऑप्शन लगाएंगे, न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड निकलता है, और वो डी ऑप्शन इसमें 3 नंबर में दे रखा है, इसलिए अपना डी उत्तर क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा दोस्तों। तो इसी के साथ में ये एनटीपीसी सीरीज का पहला सेशन था। नेक्स्ट ही आपको जल्द ही अगला सेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। ये जो लेवल था ये दोनों लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, यानी ग्रुप डी में भी कई सारे साथी बैठेंगे और एनटीपीसी में भी बैठेंगे। तो ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस परफेक्ट मेक या बोल सकते हैं अपन यहाँ पर। तो इसी के साथ में दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको।